का क्लास हमारा है बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए और चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप आपका सब्जेक्ट है। इसमें कुछ थ्योरीज वाले क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। मैं आज के क्लास में आप लोग को बताऊंगी कौन कौन से थ्योरीज वाले टॉपिक या फिर आपको जो बोल सकते हो कि क्लास करके जाना है, मतलब उससे आपको क्वेश्चन रहेगा। और आपको ही पता है चाहे बीएड फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो, थ्योरीज वाले क्लास आते ही आते हैं, है ना। तो उसी पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। गुडी, एक और बात मैं आप लोग को बता दूं तो अब बीएड में भी 50% मार्क्स जो है कंपलसरी कर दिया गया है। तो भाई जैसे जैसे तैसे पास होना कोई मतलब नहीं है, अब आपको 50% लाना ही होगा। ठीक है, ठीक है। तो आप लोग का आज जो सब्जेक्ट हम लोग कर रहे हैं वो है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ठीक है, इसको हम लोग चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप कहते हैं। जिसका जो क्वेश्चन होगा पूछ लेना। यूपी में ओनली ऑब्जेक्टिव होता है। देखो यूपी में अलग अलग यूनिवर्सिटी है, अलग अलग यूनिवर्सिटी का पैटर्न भी अलग अलग है। आगरा यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव होता है, बाकी जगहों पे सब्जेक्टिव होता है। ठीक, चलिए अभी हम लोग चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं भाई कि आप लोगों का सबसे पहला थ्योरी जो रहता है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का, जिसके आने के फुल ऑन चांसेस रहते हैं। फुल ऑन मतलब 90-100% चांस रहता है कि ये थ्योरी से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। आप सब जानते होंगे उस थ्योरी के बारे में। जिसने भी ये चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पढ़ा है वो बिल्कुल बता सकता है कि मैम ये तो पियाजे की थ्योरी होगी, यानी कि पियाजे का जो है संज्ञानात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ही हो सकता है, जिसको जो है कंपलसरी तौर पर इसको माना जाता है कि ये आप लोगों का देखने को मिलता ही मिलता है। तो यस मैम, मुझे आगरा यूनिवर्सिटी के बारे में पूछना है। पूछो बाबू, मना कौन कर रहा है? जिसको जो क्वेश्चन है बिल्कुल पूछिए। 2 मंथ में सिलेबस कैसे कवर करें मैम जी? 5 बुक है। देखो इजी होता है। सबसे पहले तो आप लोग का 5 बुक में से 3 बुक होगा 100 मार्क्स का, 80 मार्क्स, 80+2, और 2 बुक होता है सब्सिडरी पेपर। तो सब्सिडरी उतना डिफिकल्ट नहीं होता है, उसमें लिमिटेड कुछ क्वेश्चन कर लोगे, कुछ चैप्टर्स कर लोगे, उसमें चैप्टर्स भी कम होते हैं तो आप कर सकते हो। बस स्ट्रैटेजी बनानी होती है। हेमा का क्वेश्चन है कि एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं तो नोट्स कैसे बनाए। सबसे पहली बात है हेमा, एमसीक्यू क्वेश्चन आता तो जरूर है, लेकिन मैं आप लोग को एमसीक्यू पढ़ने का सजेशन नहीं दूंगी। आपको डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है, डिस्क्रिप्टिव यानी कि डिटेल में पढ़ना है। कोई भी चैप्टर पढ़े, अब जैसे यही है पाइगेट थ्योरी, पाइगेट थ्योरी को ही जब आप पढ़ोगी तो डिटेल में पढ़ोगी, इन्होंने किस के बारे में सिद्धांत दिया है, इनकी थ्योरी में क्या क्या चीजें हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेना है। तो इसका जो भी आप नोट्स बना रहे हो आप लोग, या इसके बारे में आप कुछ लिखना चाहते हो तो 1 लाइनर बनाओ। इसमें 1 लाइनर या फैक्ट वाले जो है आप लोगों को इसमें काम आते हैं। 1 लाइनर ज्यादातर काम आएगा, और नहीं तो फैक्ट वाले क्वेश्चन इसमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये पाइगेट थ्योरी को आप लोगों को जब करना होगा तो भाई पाइगेट ने किसके बारे में थ्योरी दी है, क्या कहा गया है, क्या नहीं कहा गया है, और कितने स्टेजेस बताए हैं, स्टेजेस का एज कितना है, ये सारी चीजें जो है इसमें आप लोग को देखनी होती है। ठीक है, तो इन सभी चीजों को आप लोग जो है देखोगे और उसके बाद जो है करोगे। ठीक, ये एकदम क्लियर रखना बाबू, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। आराम से चाहोगे तो इसको कर सकते हो आप लोग। रुक जाओ 2 मिनट तो। ठीक है, बीएड फर्स्ट ईयर का असाइनमेंट कैसे बनाना है, असाइनमेंट के बारे में बात करेंगे। असाइनमेंट देखो ज्यादातर चांसेस है कि, ज्यादा चांसेस नहीं होता एक्चुअली में, असाइनमेंट जो भी बनाना अपने कॉलेज के कांटेक्ट में रह करके बनाओ।
कॉलेज वाले ही आपको बताएंगे कैसे बनाना, क्योंकि हर जगह का अलग है, कितने सब्जेक्ट का बनाना है। असाइनमेंट में कुछ नहीं होता, जैसे आपका मान लो कि यही है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का असाइनमेंट बनाना है, इसमें से कोई भी 5 टॉपिक उठाओ, 5 क्वेश्चन उठाओ, उसको डिटेल में लिख दो, पूरा पिक्चर बना करके, फ्लो चार्ट बना करके, बन गया असाइनमेंट। कोई दिक्कत थोड़ी है, जैसे कि आप 10th में बनाते ही होगे, 12th में, वैसे ही है। ठीक है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, वेस्ट बंगाल, आप बिल्कुल देख सकते हो, ये टॉपिक है, ये बुक ऐसा है कि हर जगह पे है। मैम मेरा बीएससी में जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री है, तो पेडागोजी, बायोलॉजिकल एंड फिजिकल साइंस होगा। हाँ बिल्कुल सही लिया आपने। बायोलॉजिकल मतलब बायोलॉजिकल साइंस एंड केमिस्ट्री ले लोगे तो ज्यादा सही रहेगा, फिजिकल साइंस को हटा के केमिस्ट्री रखोगे तो ज्यादा सही रहेगा। चलिए, इंटरनल एग्जाम कब तक होगा? आप कॉलेज में बात कीजिए, हर जगह का इंटरनल एग्जाम का टाइम अलग रहता है, कॉलेज डिसाइड करती है कि वो कब लेगी। मैम लेसन प्लान के बारे में बताइए, कैसे होता है फर्स्ट ईयर का? हर कॉलेज का अपने तरीके से होता है, तो ये कॉलेज पे डिपेंड करेगा। काइंडली कॉलेज से आप लोग ये बात पूछ लीजिए तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, चलिए। पाइगेट थ्योरी, प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये वन लाइनर है। दूसरा आ जाता है इसी में जो थ्योरी सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वाइगोत्स्की। ठीक है, वाइगोत्स्की भाई साहब का ये थ्योरी है, और इन्होंने सोशियो कल्चरल थ्योरी दी है, यानी कि सामाजिक। देखो जो ये क्लास देख रहा है, मैं अभी आपको सिर्फ थ्योरी बता रही हूँ कि ये वाली थ्योरी जरूर करके जाना, एंड 100% श्योर है कि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में इसमें से एक थ्योरी आपको, एक या 2 थ्योरी इसमें से रहेगा, एकदम 100% चैलेंज के साथ मैं आपको बता रही हूँ। और ये सारा थ्योरी हमने अपने क्लास में कर लिया है, 4 बजे का जो ये हमारा क्लास होता है, इसमें मैंने ये सभी थ्योरी आप लोग को करवा दी है। एक ये हो गया। तीसरा हमारा आ जाता है कोलबर्ग, कोलबर्ग भाई साहब का थ्योरी है। इनकी थ्योरी का नाम है मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, और ये 3 तो भाई किसी भी हाल में करके जाना। एक और थ्योरी मैं आप लोग को ऑप्शनल में दे देती हूं, एरिक्सन, एरिक्सन थ्योरी। ठीक है, ये 4 थ्योरी कर लोगे तो 200% आने वाला है। और इसी बुक में पेपर 1 आप बोलो, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप जो सब्जेक्ट का नाम है, इसी सब्जेक्ट में ये पूछा जाता है। सीसीयू में केमिस्ट्री पेडागोजी नहीं होता है। हाँ तो ले लो फिजिकल साइंस, फिर क्या बोल सकते हैं। हाँ पीडीएफ लेना है। मैम मेरा बीएससी में जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री है, तो हो गया इनका क्वेश्चन। पीडीएफ लेना, और ऐप पे चले जाओ ना। देखो अभी ऐप पर आप लोग को सभी क्लासेस मिल जा रहे हैं, और आगरा यूनिवर्सिटी का हम लोगों ने एमसीक्यू बैच स्टार्ट किया है बाबू। एमसीक्यू बैच आप लोग का आगरा यूनिवर्सिटी का स्टार्ट है, और वो आज से ही एक्चुअली सेकेंड ईयर का स्टार्ट होना था, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से बैच नहीं हो पाया। आप लोग का नेक्स्ट जो क्लास रहेगा उसमें मैं उसमें टाइम टेबल सब ऐड कर दूंगी। एमसीक्यू बैच में ये देखो, आगरा यूनिवर्सिटी का एमसीक्यू बैच, ये आप लोग का बीएड फर्स्ट ईयर का है, ये सेकेंड ईयर का है। इसके अलावा आपका बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का है, आप लोग का सिद्धार्था यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर है, सीसीएस का है, आगरा का है, डिस्क्रिप्टिव है आगरा का, सीसीएस का चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, आप लोग का अवध यूनिवर्सिटी का है, आईजीएमडीयू सीआरएसयू गुरुग्राम यूनिवर्सिटी का है। ये सब एग्जामिनेशन बिहार की यूनिवर्सिटी का है, बिहार बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, बिहार की जितनी भी यूनिवर्सिटी है सबका क्लास इसमें आपको मिल जाता है। मैम मेरा बीए में था, तो बीएड में कौन सा सब्जेक्ट रहेगा? हाँ चलिए ठीक है। मैम मेरा सब्जेक्ट एसएसटी में हिस्ट्री एंड सिविक्स है, सारी क्लासेस होगी ना। देखो एसएसटी का आपका जो होगा हिस्ट्री एंड सिविक्स का पेडागोजिकल डिस्क्रिप्टिव क्लास रहेगा। आपको बिल्कुल पेडागोजी का बता दिया जाता है कि कैसे कैसे चैप्टर्स आते हैं, और वो सारा चैप्टर आपको कंप्लीट करवा दिया जाता है। जैसे माइक्रो टीचिंग से क्वेश्चन आता है, लेसन प्लान से आता है, टीचिंग मेथड से क्लास आपका आता है, एनसीएफ से आएगा, एनईपी से आएगा, ये सारे टॉपिक से आपको क्लासेस रहते हैं पेडागोजी में। पेडागोजी जो आप सोच के चलते हो कि भाई हिस्ट्री, सिविक्स, मैथ, साइंस इनसे क्वेश्चन होगा, तो वैसा नहीं होता है बीएड में। बीएड में जनरली मैथोलॉजी से क्वेश्चन रहता है कि आपको वो पढ़ाना कैसे है,
तो वो सारे के सारे आपको करवाए जाएंगे, ठीक है। मैम मेरा कॉमर्स है, मुझे पैडागोजी ऑफ कॉमर्स एंड पैडागोजी ऑफ मैथ्स है, क्या ये सही है? हाँ, अगर मैथ्स आपने रखा था ग्रेजुएशन में तो फिर सही है, अगर मैथ्स ग्रेजुएशन में नहीं था तो बेकार है, फिर उसके बाद कॉमर्स के साथ इकोनॉमिक्स का ही बनेगा, लेकिन अगर ग्रेजुएशन में मैथ था तो सही है। मैम मेरा बीए में हिंदी था तो बीएड में कौन सा सब्जेक्ट होगा? जब हिंदी था तो हिंदी होगा ना, हिंदी था, और ग्रेजुएशन में जो भी सब्जेक्ट था वो आप रख सकते हो। मैम बी देखो, जो भी आप जब भी पूछ रहे हो ना कि मैम फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल कब होगा, सेकेंड ईयर का कब होगा, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख दो। ये 4 बजे का क्लास मिक्स है, पूरा सभी यूनिवर्सिटीज के यहाँ पे बच्चे हैं, तो आप अपने में जैसे लिख बता रहे हो तो मुझे थोड़ी ना पता कि आप किस यूनिवर्सिटी के हो, और हर एक यूनिवर्सिटी का टाइम टेबल अलग ही रहता है। मैम जो आप क्वेश्चन बताती हैं वो एमजेपीआर एफिलेटेड कॉलेज के पेपर के लिए भी सही है? हाँ बिल्कुल, एमजेपीआरयू का भी सही है ये। सारे चैप्टर्स नहीं है, लेकिन अभी जो मैंने बताया वो है। राधा कृष्णा का क्या है? फर्स्ट ईयर बीएड, सेकेंड ईयर बीएड जितना कम करेगा, क्या पूछ रहे हो? मैम मुझे इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी हरियाणा सेकेंड ईयर का बैच लेना, ले सकते हो, आईजीयू उसको हम लोग बोलते हैं। आपने थोड़ा सा डिटेल में नाम लिख दिया ना तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, उसको हम आईजीयू बोलते हैं, ये वाला ले सकते हो। आईजीयू एमडीयू सीआरएसयू गुरुग्राम आरंभ बैच के नाम से ये जाना जाएगा, यही वाला आपको लेना है, ठीक है। आगरा यूनिवर्सिटी का किस मंथ में हो सकता है? अभी मैं सभी का बता देती हूँ, 2 मिनट रुको, सभी का मैं अभी बताती हूँ, और कौन कौन से यूनिवर्सिटी वाले बच्चे को थोड़ा सा सतर्क हो जाना है, थोड़ा केयरफुल हो जाना है, वो भी मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो ये तो अब भाई आपकी हो गई 4 थ्योरी जो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में एनी हाउ करके जाना है। ये थ्योरी भी मैंने अपने 4 बजे क्लास में करवा दिया है। वाइगोस्की की भी थ्योरी हो गई है, कोलबर्ग की थ्योरी हो गई है, एरिक्सन की भी थ्योरी हो गई है। क्लास है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो हर साल कुछ ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो कि हाँ भाई रिपीट होना ही होना है ना। कुछ क्वेश्चन जो है हम चेंजेस करते हैं, जो इस साल भी मैंने कुछ चेंजेस किया है, अदरवाइज बाकी सारे क्वेश्चन सेम रहेंगे जो कि आना ही आना, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो ये याद ही रखते हैं। हाँ ये चलिए, आज का हमारा जो क्लास होने वाला है, इस क्लास में जो है आपको कुछ कुछ चीजें मैं बता दूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रहेगा, और मैं आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको लास्ट में लेने वाली हूँ, ठीक है। पहले हम लगातार जो है सारा क्वेश्चन देखेंगे एंड देन मैं आपके क्वेश्चंस बोलूंगी। सबसे पहले चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिनके सब्जेक्ट में चाइल्डहुड मतलब जिनके सिलेबस में बीएड फर्स्ट ईयर हो, फर्स्ट सेमेस्टर हो, आप सेकेंड ईयर हो, सेकेंड सेमेस्टर हो, थर्ड सेमेस्टर हो, अगर आप लोगों में ये सब्जेक्ट है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ये सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो इसको जो है आप लोग क्वेश्चन इतने सारे करने हैं। अब ये जो क्वेश्चन मैं आप लोग को बता रही हूँ ध्यान से सुनना है। सबसे पहली चीज जो है आप लोग को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना है, विकास, वृद्धि और विकास, ठीक है। हम इस पर आएंगे लेकिन उसको हम बाद में देखेंगे, पहले यहां से वृद्धि और विकास आपको कर ही लेना है। तो वृद्धि और विकास में किस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं? डिफाइन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिस्कस। वृद्धि और विकास को परिभाषित कीजिए, वृद्धि और विकास के सिद्धांत क्या है, विवेचना कीजिए। याद रखना दोनों में कभी कभी अंतर लिखने को भी आता है, तो अगर वृद्धि का परिभाषा और आपने विकास की परिभाषा को कर लिया है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की डेफिनेशन को कर लिया है, तो अगर आप उसको डिफरेंशिएशन नहीं कर पा रहे हो वो लाइन करके और वैसे करके, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है ग्रोथ का डेफिनेशन लिख देना है, ग्रोथ के बारे में लिख देना, अंदर नीचे में आप इसके डेवलपमेंट के बारे में यानी कि विकास के बारे में लिख देना, हो जाएगा। अंतर भी आता है एग्जाम में, लेकिन ये क्वेश्चन आपको करके ही जाना है। सभी यूनिवर्सिटीज जहां जहां पे ये है, डिस्कस द नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एडोलेसेंस। जब हम वृद्धि और विकास की बात करते हैं तो दूसरा जो टॉपिक है जो कि कंपल्सरी टॉपिक होता है, दैट इज एडोलेसेंस। एडोलेसेंस एक स्टेज है, किशोरावस्था जिसको हम बोलते हैं, किशोर का स्टेज जिसको हम टीन एज बोलते हैं, वो करना है। अब यहां पर मैंने आपको दिया हुआ है आवश्यकता यानी उनकी नीड्स और उनके प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो नीड्स और प्रॉब्लम समझना है कि भाई एडोलेसेंस जो किशोरावस्था में बच्चे होते हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं और उनकी जरूरतें क्या होती है। जरूरतें इन द सेंस कि उनको किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, वो आपको कर लेना है। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोगों का यहां से,
ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले मैं बता रही हूं, मतलब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 100% वाला क्वेश्चन है। फिर आ जाते हैं थ्योरीज में, ठीक है। तो चाइल्डहुड की बात हो रही है, तो भाई चाइल्डहुड में आप लोगों की जो थ्योरी है पियाजे की, पाइगेट थ्योरी जिसको हम बोलते हैं, संज्ञानात्मक विकास करके, ये वाला क्वेश्चन। अभी देखो, डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड इम्प्लीकेशन ऑफ पाइगेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अभी ना इसको आजकल क्या कर रहा है, थोड़ा ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछ रहा है। अब पूछ रहा है कि शिक्षा के विकास में पाइगेट थ्योरी का योगदान बताएं। अब आप लोग घूम जा रहे हो कि मैम ये तो योगदान पूछ दिया है पाइगेट थ्योरी का, सेम है बाबू, इम्प्लीकेशन यहाँ पे पूछ रहा है ना, तो वही है आप लोगों का, कोई ज्यादा आपको इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, वही टॉपिक लिख देना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा और ट्विस्ट करके इस तरह से भी पूछ सकता है, संज्ञानात्मक विकास से आप क्या समझते हो, इसके सिद्धांतों के बारे में बताओ। डायरेक्टली जो है ये क्वेश्चन आपको यहां से पूछ देगा। ये जो प्याजे भाई साहब है इनका नाम ही काट देगा और यहां से आएगा आंसर, वही लिखना है। जो प्याजे की थ्योरी है, पाइगेट का जो सिद्धांत है, वही एज इट इज लिख देना है। और उसका जो बोल सकते हो कि एजुकेशन में जो इंपॉर्टेंस है, किस तरह से पाइगेट थ्योरी को यूज किया जाता है, वो सारा लिख देना, दैट्स इट। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ, और लगभग आ ही जाता है। आ जाते हैं नेक्स्ट में, डिस्कस द रोल ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी इन चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास में जो है परिवार और समुदाय का रोल पूछा है। देखो, परिवार और समुदाय में क्या हो जाता है कि सेम आपको आंसर लिखना होगा, चाहे कम्युनिटी हो जाए या फिर आपका फैमिली हो जाए, लगभग इसका जो है मैच कर जाता है कि क्या बच्चे के एक डेवलपमेंट में जो है किस तरह से हेल्प करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में ना इसके साथ साथ मैं एक और क्वेश्चन आपको बोलूंगी जो कि आपको कर लेना है, जिसमें आपका स्कूल या टीचर, ये वाला भी कर लेना कि बच्चे के विकास में जो है स्कूल और टीचर कहाँ बाबू, सभी के लिए, कुक के लिए है, सभी के लिए। तो बच्चे के विकास में टीचर, स्कूल, फैमिली और आप लोग का कम्युनिटी, इनका क्या जो है रोल होता है। तो टीचर आपका स्कूल फैमिली एंड कम्युनिटी वाला सेम ऑप्शंस, सेम पॉइंट्स लिख सकते हो, और टीचर्स एंड स्कूल वाला जो है सेम पॉइंट्स लिख सकते हो इजीली। तो ये आपको करना है और 100% देख के जाना। अब चलिए आते हैं हम नेक्स्ट में। देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है, बुद्धि का अर्थ और परिभाषा, कुछ यूनिवर्सिटी में जो है ये चाइल्डहुड में, जैसे कि अभी आप लोग बात करते हैं हरियाणा की, IGU, MDU, CRSU, गुरुग्राम, कुक, ये जो 5 यूनिवर्सिटी है उनके चाइल्डहुड में ही बुद्धि दिया हुआ है। लेकिन कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें कि बुद्धि जो है लर्निंग एंड टीचिंग में है, ठीक है। तो अगर ये वाला चैप्टर, ये वाला टॉपिक आपके में नहीं है तो मत करना, लेकिन अगर है तो कर लेना, आएगा ही आएगा, ये भी सोच लो। यानी कि हरियाणा वाले जो भी बच्चे हैं, IGU, MDU, CRSU, कुरुक्षेत्र, ये जो भी बच्चे हैं, ये वाला टॉपिक करके जाना बाबू। ये आप में है तो आप में दे देगा, बाकी अभी किसमें नहीं है आप मेरे से बोलोगे तो भाई हमारे ये बिहार वाले जो भी बच्चे हैं इनमें नहीं है, इनका लर्निंग एंड टीचिंग में है, आगरा में लर्निंग एंड टीचिंग में है, अवध में जो है पेपर 2 में है, तो सब जगह पे अलग अलग में रहता है। अब आ जाते हैं क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी को लेकर के क्वेश्चन है। सबसे पहले तो क्रिएटिविटी है क्या, सृजनात्मकता हम किसे कहते हैं, इसके एलिमेंट्स क्या है, और हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो है क्रिएटिव बच्चा है, ठीक है, वो क्रिएटिव बच्चा है, हम इसको कैसे पहचान सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन एक रहता है। स्मृति, जिसको कि हम मेमोरी बोलते हैं, ये आप कर लोगे, स्मृति को प्रभावित करने वाले कारक, और मानसिक स्वास्थ्य यानी कि मेंटल हेल्थ और उसके उपाय, ठीक है। आजकल मेंटल हेल्थ और इससे क्वेश्चन आ रहा है। अब हम आते हैं कुछ और क्वेश्चन पे, जो कि आप लोगों का 11 नंबर पॉइंट से रहेगा, जिसमें हमने थ्योरी में सिर्फ पाइगेट थ्योरी मैंने आपको इसमें बताया है, लेकिन आप लोग जो है कोलबर्ग और वाइगोस्की, ये थ्योरी भी है, उनको भी थोड़ा सा देख करके जाना। अगर कोलबर्ग नहीं देख रहे हो तो वाइगोस्की की थ्योरी थोड़ा सा देख लेना। चाइल्डहुड में जो है वाइगोस्की की थ्योरी पूछा जाता है। तो भाई जहां पे मैं 10 क्वेश्चन दे रही हूं, अगर 5 क्वेश्चन और दे दूंगी और सिर्फ यही 15 क्वेश्चन में से एग्जाम में आ जाएगा तो आपको तो अच्छा ही लगेगा ना। तो ये जो है थ्योरी, ये आपको कर लेना है, वाइगोस्की थ्योरी एक देख लेना है, ठीक। इसके अलावा भी है चैप्टर, इसके अलावा जो है आपको सोशलाइजेशन, सामाजिकरण, ये वाला एक टॉपिक देख लेना है, समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन।
बस अब इतना करके जाओ ना। मैं ये नहीं बोलूंगी कि यही सारा क्वेश्चन आ जाएगा, बट मैक्सिमम टॉपिक इसमें से मैच करेंगे, मैक्सिमम टॉपिक मैच कर जाएंगे आप लोगों को। और ये मैंने ओवरऑल अभी बनाया है। ओवरऑल कहने का मतलब है कि सभी यूनिवर्सिटीज को लेके मैंने बनाया। अभी मैं पर्टिकुलरली आप लोग की यूनिवर्सिटी वाइज भी दूंगी, जैसे बिहार के सभी यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के लिए क्या होगा। ये अगर मैं बोलूँ ना तो बिहार के बच्चों में भी वही है। देखो बिहार और हरियाणा का जो सिलेबस है बहुत मैच करता है, कुछ कुछ टॉपिक ही अलग है, अदरवाइज बहुत मैच करता है। तो आप ये वाले जो है ना बिहार हरियाणा वाले बच्चे अच्छे से देख सकते हैं, आगरा वाले बच्चे देख सकते हैं, ये मेंटल हेल्थ, ये स्मृति, ये सब आगरा वाले बच्चे में भी है। तो ये अभी मैंने ओवरऑल बनाया हुआ है, ठीक है। अब आप लोगों का जो है मैं पर्टिकुलरली यूनिवर्सिटी वाइज जब लेकर आऊंगी तो आप लोगों को थोड़ा सा चेंज मिल सकता है। मैम सीसीएस यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर में हूं और मैंने कल आपका पेड बैच लिया है। सीसीएस यूनिवर्सिटी का बैच जो है कंप्लीट हो चुका है। किसने है, किसका नाम है? महफुल, है ना। तो आपको ये काम करना है कि आप जो सब्जेक्ट आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है जो कि कंटेम्प्रेरी है सीसीएस में, वो पहले पूरा देख लेना। फिर उसके बाद पेपर 2 फिलोसफिकल है, वो देख लेना। पेपर 3 ग्रोइंग अप, वो कंप्लीट करना, एंड देन पेपर 4 पर आना। तो ऐसे सीक्वेंस वाइज पूरा कंप्लीट करके करोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अच्छा, झारखंड में ना क्या है ना कि एक्चुअली कहीं पे सेमेस्टर सिस्टम है, कहीं पे ईयरली है, तो इसीलिए आप लोगों का थोड़ा मुझे अलग बनाना पड़ जाता है। जैसे यूपी का हाल है वैसे झारखंड का हाल है। बिहार एक सही है कि वो सभी जगह ईयरली चलाता है, तो थोड़ा सा इसलिए झारखंड में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। जो डाउनलोड होगा ना वीडियो, वो आपके ऐप में ही रहेगा, ऐप से बाहर डाउनलोड नहीं होगा, ये समझना। पीडीएफ जो है आपके ऐप से बाहर डाउनलोड हो जाएगा, लेकिन जो भी वीडियो है वो आपको ऐप में ही रहेंगे। समझ में आया ये सारे क्वेश्चंस? तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस कर लेना है, ठीक है। और कुछ और मैं बता देती हूँ। चलो, क्या होता है ना कि जब हम चाइल्डहुड को देखते हैं तो मैंने यहाँ पे ऊपर में कुछ टॉपिक्स थे जो कि मैंने छोड़ दिए, अभी वो टॉपिक पे आ जाते हैं। जैसे पेरेंटिंग स्टाइल होता है, आप लोगों के हरियाणा वाले बच्चों में 4-4 नंबर का जो है नोट्स लिखने को आता है, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में ही रहेगा और वो कंपलसरी रहेगा। तो ये उसी टाइप का है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा देख लेना। पेरेंटिंग स्टाइल क्या होता है आप लोगों का? नैतिक विकास की विचारधारा, जो मैंने आपको बोला कि भाई कोलबर्ग वाला देख लेना, कोलबर्ग थ्योरी, वाइगोस्की की थ्योरी और पाइगेट की थ्योरी, तीनों में से कोई एक थ्योरी आता है। ज्यादातर पाइगेट थ्योरी आता है, प्याजे का ही आता है, लेकिन कोलबर्ग और वाइगोस्की को इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते, तो उसको भी थोड़ा सा देख के चलना होगा। बचपन में शारीरिक विकास की विशेषताएं, फिजिकल डेवलपमेंट हमारा किस प्रकार के से होता है? देखो बचपन यानी हमारा फिजिकल और मेंटल, ये डेवलपमेंट जो है थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में आ जाता है। तो हमें ये जरूर देख लेना है कि हमारा शारीरिक विकास, हमारा सामाजिक विकास जो मैंने अभी आपको दिया है सोशलाइजेशन, ये किस तरह से होता है। गुरुग्राम का एग्जामिनेशन वही है बाबू आप लोगों का। आज आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए कि 3-4 बच्चों ने अपना टाइम टेबल सेंड किया है कि मैम हमारा जो है डेट आ गया है। जैसे कि मैं बता रही हूँ, कौन सी यूनिवर्सिटी का भी मैं बना रही हूँ भाई, बीबीएम के यू धनबाद। अच्छा, ये तो भाई धनबाद का ही है। जो हमारे झारखंड के बच्चे हैं बीबीएम के यू, उन्होंने अपना डेट शीट जो है सेंड किया है। उनका 27 मार्च से एग्जाम है, 27 मार्च से एग्जाम है बीबीएमक्यू सेमेस्टर 1 का, तो उन लोगों के लिए काम आएगा, ठीक है। तो जो भी बीबीएमकेयू वाले बच्चे हैं, विनोद बिहारी ऐसे कुछ नाम है, कोयलांचल यूनिवर्सिटी ऐसे कुछ नाम है, तो वो लोग जो है क्लास देख सकते हैं। और भी कुछ बच्चे हैं जो कि आप लोग जो है सेंड कर रहे हो अपना डेट शीट, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। जो भी बच्चे अभी अगर नोट्स परचेज या क्लास परचेज कर रहे हैं, आप लोग को एक काम करना है कि सब्जेक्ट वाइज पहले क्लासेस कंप्लीट कर लो। चाइल्डहुड पहले पूरा कंप्लीट करना, तब कंटेम्प्रेरी में एंट्री लेना, एंड कंटेम्प्रेरी कंप्लीट करना तो जाकर के लर्निंग एंड टीचिंग में लेना। और एक दिन में कम से कम 3 वीडियोस का तो रखना, 3 से 4 वीडियोस कर लो एक दिन में, और उसको क्लासेस कंप्लीट करो। 4 नहीं कर पा रहे तो 3 जरूर करना, तभी जाके हो पाएगा, क्योंकि आप लेट आ रहे हो ना। हेलो एवरीवन,
जैसे कि आप जानते हो कि बीएड के बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं, चाहे हम बिहार की यूनिवर्सिटी की बात कर ले, बिहार में आप लोगों का जो है AKU है, BRBU है, मौलाना मजरूल हक है, ये सभी के डेट आ चुके हैं और एग्जामिनेशन होने वाला है। या फिर हम बात कर लेते हैं हमारे IGU, MDU, CRSU एंड गुरुग्राम के, ये भी एग्जामिनेशन आपको देखने को मिले। कुरुक्षेत्रा का जो है डेट आ चुका है। तो ये सभी यूनिवर्सिटीज के जो डेट आ चुके हैं और भी यूनिवर्सिटीज के जो आने वाले हैं, उसके लिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। ये जो भी क्वेश्चंस है आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। अगर आपको इसका क्लास देखना है तो हमारे 4 बजे क्लास जो फ्री क्लासेस होता है वहां पर आपको मिल जाएगा, या फिर इन सभी के जो है आप लोगों के नोट्स, आपके अपनी यूनिवर्सिटीज के नोट्स हमारे जो है ऐप पर, हमारे कैटली सोनी ऐप पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप अपने यूनिवर्सिटी का बैच जो है ज्वाइन कर सकते हो और वहां से जाकर के जो है नोट्स या बैच आप परचेस कर सकते हो, जिसमें आपको गेस्ट क्वेश्चन रहता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहते हैं, ये सारी चीजें दी जाती हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो चाइल्डहुड आपको कर लेना है। अगर हमारा पेपर जो नाम आप देख लो, पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसको हम बाल्यावस्था कहते हैं, ये पेपर आप में है। तो ये जो क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, ये क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा। 2-3 क्वेश्चन इजीली आ जाएगा, इससे इनफैक्ट ज्यादा आ जाता है, 4 क्वेश्चन तक इसमें चांसेस है कि आपको देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था से आप क्या समझते हो, इसकी विशेषता बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय चाइल्डहुड, और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बताइए। सेकेंड आपका है बाल्यकाल अवस्था में परिवार और विद्यालय का प्रभाव, या फिर इसमें रोल आ सकता है, मतलब प्रभाव की जगह रोल दे देगा। व्हाट आर द रोल्स ऑफ फैमिली इन चाइल्डहुड, मतलब चाइल्डहुड में फैमिली का या फिर स्कूल का क्या रोल होता है। इनफैक्ट टीचर भी लिख सकता है या फैमिली की जगह पेरेंट्स भी लिख सकता है। तो ऐसा एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। थर्ड में हम आ जाते हैं, ये आपका आ गया विकास से आप क्या समझते हो। तो यहाँ पे सिर्फ विकास लिख कर ना लिख करके यहाँ पे वृद्धि भी लिख सकता है कि वृद्धि से आप क्या समझ सकते हो या विकास से आप क्या समझ सकते हो। तो इसको आपको देख लेना है। व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट, डिस्क्राइब इन डिटेल डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, इनकी विभिन्न अवस्थाओं के बारे में बताइए। तो ये 3 क्वेश्चन में से मैं आपको बोलूं कि 1 या 2 क्वेश्चन, 2 भी आ सकता है लेकिन 1 तो डेफिनेटली रहेगा। सेकेंड में आ जाते हैं थ्योरी से। तो ये थ्योरी में हमने यहाँ पे पाइगेट थ्योरी दी है, लेकिन मैं आप लोग को बोलूंगी कि थ्योरी में आप लोग जो है कोलबर्ग की भी थ्योरी कर लेना या वाइगोस्की की। ये 3 थ्योरी करके जाओगे ना तो सिक्योर रहोगे, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन रहता है तो, और 1 या 2 थ्योरी रहेगा जिसमें से आपके पास ऑप्शन रहेगा कोई एक थ्योरी करने को। तो ये थ्योरी का क्वेश्चन हो गया। अब एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था 100% फिक्स टॉपिक जो एग्जामिनेशन में आपको चाइल्डहुड में देखने को मिलेगा। किशोरावस्था एक संघर्ष तूफान का काल है, ये तो ऐसे अगर क्वेश्चन आया तो सही है, अदरवाइज आएगा कि किशोरावस्था से आप क्या समझते हो, व्हाट डू मीन बाय एडोलेसेंस, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, इसके कौन कौन सी समस्याओं से जो है बच्चे जूझते हैं इस में और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो मतलब इस किशोरावस्था से जो है ये 3-4 तरह के क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछता है। तो अगर इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से जान लोगे तो जैसे भी क्वेश्चन आएगा आप उसका आंसर दे पाओगे। नेक्स्ट आपका है बालक के सामाजिक विकास में परिवार की भूमिका। अब ये आ गया सोशलाइजेशन से, यानी कि बच्चे का जो सोशलाइजेशन होता है उसमें परिवार का रोल क्या है। वहां पर फैमिली की जगह पे पेरेंट्स भी पूछ सकता है, स्कूल भी पूछ सकता है, टीचर भी पूछ सकता है, तो वो भी करना होता है। 7 नंबर है पहचान निर्माण से क्या समझते हो, विद्यालय शिक्षण छात्रों पहचान निर्माण के स्थल के रूप में होता है। ये वाला जो 7 नंबर क्वेश्चन है ना सभी जगहों पे नहीं है, ये बिहार में आपको देखने को मिलेगा। बिहार में BRBU यूनिवर्सिटी जो है, मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी है, वहां पर इस क्वेश्चन को देखने को मिल सकता है। तो इस क्वेश्चन को जरूर कर लेना बिहार वाले के बच्चे हैं तो, अदरवाइज बाकी जो बच्चे हैं स्किप मार सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट में आ जाते हैं परिवार एक सामाजिक संस्था है, कैसे समझाइए। तो परिवार से यानी कि आपका एक तरह से देखा जाए तो सोशलाइजेशन टॉपिक से ये क्वेश्चन है। तो फैमिली किस तरह से सोशल इंस्टीट्यूशन है इसको बताइए। ये क्वेश्चन 1-2 बार देखने को मिल गया है, बार बार रिपीट किया है, इसलिए इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। तो ये सारे के सारे आपको क्वेश्चंस हैं जो कि आपके चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में पूछे जा सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन और मैं इसमें दे देती हूँ जो आप देख लेना। एक क्वेश्चन यहाँ पे और ऐड कर लेते हैं, इसमें आप लोग का होगा कि बच्चे के मानसिक विकास और शारीरिक विकास के बारे में बताइए। मानसिक विकास, अब ये एज कोई भी दे सकता है ना। मानसिक विकास एवं शारीरिक विकास के बारे में बताइए। अब इसमें एज कोई भी दे सकता है।
एज कोई भी आ सकता है। तो ये दोनों को आपको भी थोड़ा सा देख लेना है, मेंटल डेवलपमेंट एंड फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। तो ये आप लोग का हो गया भाई चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ठीक है। अब इसमें देखो अगर हम यूनिवर्सिटी वाइज बताएंगे ना तो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो जाएगा, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी में एक दो यूनिट अलग अलग रहता है। जैसे हरियाणा साइड वाले में बुद्धि, इंटेलिजेंस, थॉर्नडाइक, पावलोव, ये सब भी थ्योरी रहती है, तो वो लोग अपना उसको भी देख करके कर लेंगे। ये हम ओवरऑल यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहे हैं, तो कहना यह है कि इसमें से क्वेश्चन 100% सभी यूनिवर्सिटी में रहेगा। तो इसलिए अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो तो क्वेश्चन कर लेना है। चलिए आ जाते हैं हमारा सेकेंड पेपर, दैट इज कंटेम्प्रेरी इंडिया एजुकेशन। इसमें सबसे पहले आप लोगों को कर लेना है एजुकेशन के बारे में, शिक्षा के बारे में। और ये शिक्षा आप लोगों को वैदिक शिक्षा के नाम पे पूछ दे या प्राचीन शिक्षा के नाम पे पूछ दे, या फिर आप लोगों को जो है मॉडर्न शिक्षा एजुकेशन के नाम पे पूछे, ये देख लेना है। देख लो यहाँ पे भारत में प्राचीन काल में शिक्षा के महत्व को बताइए, तो एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेना। एजुकेशन क्या होता है, शिक्षा क्या है, और इसके कौन कौन से पहले की जो शिक्षा थी अभी के शिक्षा में क्या डिफरेंस है, इस तरह से। तो शिक्षा वाला तो यहाँ दिया हुआ है, शिक्षा का अर्थ और परिभाषा बताइए और टाइप्स भी कितने तरह की शिक्षा होती है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी आरटी एक्ट 2009 के बारे में है। कोठारी आयोग, देखो कोठारी आयोग एंड मुद्देलर कमीशन दोनों करना, दोनों में से कोई एक रहता है, मुद्देलर कमीशन, ठीक है, ये देख लेना है। डिस्कस द रिवाइज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1992 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। इसके अलावा भी मैं कुछ क्वेश्चन इसमें आप लोग को ऐड करूंगी, वो आप लोग यहाँ लिख लो। 7 नंबर है यूनिवर्सलाइजेशन कर लेना, यूनिवर्सलाइजेशन, इसको हम लोग जो है सार्वभौमिकरण कहते हैं, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ये वाला क्वेश्चन रहता है, ठीक है, ये सभी यूनिवर्सिटी में रहता है। तो शिक्षा का सार्वभौमिकरण से क्या समझते हो, शिक्षा का सार्वभौमिकरण, तो इसको आपको देख लेना है, ठीक है, ये एक हो गया। और इसके अलावा जो है एनसीएफ 2005 देख लेना है, 8 नंबर एनसीएफ 2005 देख लेना है भाई, इसमें तो क्वेश्चन रहता ही है। इसके अलावा ऐसे देख लेना है सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान या आरएमएस से रहता है, इसको देख लेना। मिड डे मील देख लेना, मिड डे मील, ये इतना कर लोगे ना तो मैं बोलूंगी 6-7 क्वेश्चन मैच कर जाएगा, इतना अगर कर लेते हो तो ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अगर कहीं भी दिए हुए हैं तो पूछे ही जाएंगे। अब मेकाले मिनट हर जगह नहीं है, मैंने ये देखा है, लेकिन जहां मेकाले मिनट दिया हुआ है वहां पर मेकाले मिनट जरूर करना है। जिस यूनिवर्सिटी में मेकाले मिनट दिया गया है उसमें मेकाले मिनट करना है, ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे मेकाले मिनट को भी, क्योंकि वो भी क्वेश्चन ना रहता ही है, मेकालेज मिनट, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको देख लेने। आइए आ जाते हैं लर्निंग एंड टीचिंग, जो आप लोग का पेपर 3 है। इसमें 2 चीजों को एकदम अच्छे से क्लियर समझ लो। लर्निंग क्या है, अधिगम क्या है, अधिगम की परिभाषा और उसकी विशेषता। शिक्षण क्या है, शिक्षण की परिभाषा और उसकी विशेषता। ये दोनों को तो 100% करके जाना, ठीक। इसके अलावा जो है शिक्षण की अवस्थाएं कौन कौन सी है, यानी कि जो टीचिंग है उसके फेजेस कौन कौन से हैं। यहाँ पर मैं आपको देखो अधिगम से आप क्या समझते हो, इसकी विभिन्न प्रकार के और इसकी विशेषता को बताइए। अभी यहाँ पे मैं दिखाती हूँ व्हाट इज प्री एक्टिव फेज, ये आप लोग का जो है शिक्षण को जो अवस्थाएं हैं उसके बारे में है। शिक्षण को परिभाषित करें, उत्तर क्रियात्मक अवस्था का वर्णन करें, यानी पोस्ट एक्टिव यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे प्री एक्टिव दिया हुआ है, तो स्टेजेस जो है कर लेना है। और फिर थ्योरीज, थॉर्नडाइक, पावलर, स्किनर और कोहलर, ये 4 थ्योरीज है जिसमें से 2 थ्योरी एग्जाम में रहेगा, आपको 1 लिखना है, तो ये चारों थ्योरी कर लेना है। इसके अलावा और मैं आपको बताऊंगी, इसमें नोट डाउन कर लेना भाई। 6 नंबर में आप लोग का है लेवल्स ऑफ टीचिंग, लेवल्स ऑफ टीचिंग, जिसको कि हम बोलते हैं शिक्षण के स्तर, ये जरूर देख लेना, हर किसी को समझ लेना। इसमें मेमोरी वाला जो है वो कर लोगे तो उसमें आपका फॉरगेटिंग जो ऊपर में था वो आप लोगों का आ जाएगा, वो आपको देख लेना है। और ऐसे देखा जाए तो शिक्षण अधिगम सिद्धांत जो है ना, शिक्षण अधिगम जो पेपर है उसमें यूनिवर्सिटी वाइज बहुत सारे बच्चों में अलग अलग रहता है, तो आपको अपने यूनिवर्सिटी वाइज जो है टॉपिक देखना पड़ेगा और उसके अनुसार भी करना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे जो है जितने अभी मैंने दिए हैं उसमें से आपको 3-4 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इसीलिए ये सारी चीजों को करके जाना है।
चाहे आपका चाइल्डहुड हो, कंटेम्प्रेरी हो या लर्निंग एंड टीचिंग हो, प्लीज इसको कर लीजिएगा। इसके अलावा अपने सिलेबस को देख करके उसमें और भी जो यूनिट है उसको भी करके जाना, बट इतना जरूर करके जाना। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई भी इशू है तो आप मेरे से 4 बजे मिल सकते हो। मंडे टू सैटरडे हमारा 4 बजे लाइव क्लास चलता है इसी चैनल पर, तो मैं आपसे 4 बजे मिलूंगी। जो भी आपके डाउट्स क्वेरी रहेंगे आप पूछ चलिए। तो कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप लोगों के पॉलिसी रिलेटेड है। पॉलिसी का मतलब होता है नियम। एजुकेशन को लेकर के, शिक्षा को लेकर के जो नियम बनाए गए हैं उससे रिलेटेड है। तो अब इसके लिए आपको करना क्या होगा कि होता क्या है ना कि हम बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको हिस्ट्री उतनी अच्छी नहीं लगती है। हिस्ट्री पढ़ने में उनको लगता है कि इसमें गड़बड़ी हो रही है और समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब आप इसको अच्छे तरीके से समझोगे तो ये आप लोगों के लिए सही रहेगा। बिल्कुल ये अवध यूनिवर्सिटी के सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए है, कुक यूनिवर्सिटी के लिए है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए बिल्कुल है। लेकिन अवध यूनिवर्सिटी में क्या है कि सिलेबस अलग है, तो अवध यूनिवर्सिटी का सिलेबस जो है सेकेंड ईयर में कंटेम्प्रेरी आता है, फर्स्ट ईयर में नहीं। तो फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए ये नहीं रहेगा। देखो अवध यूनिवर्सिटी एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जिसका सिलेबस ऊपर नीचे है पूरी तरीके से कंप्लीटली, तो आप इसमें ज्यादा सही रहेगा इसका या तो नोट्स लेके आप पढ़ाई कर लीजिए या फिर इसका बैच ले लीजिए। दोनों में से जो है, बैच लोगे तो पूरा कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा, उसमें आपको नोट्स भी मिल जाएगा, गेस्ट क्वेश्चन भी मिल जाएगा, आप लोग को PYQ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी मिल जाएगा और क्लासेस मिल जाएंगे, तो पूरा एक पैकेज मिल जाएगा, तो वो सही रहेगा आप लोगों के लिए। कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन में अभी आप लोगों को मैं लगातार ये क्वेश्चंस बता रही हूँ और उसके बाद आप लोग के अब कमेंट्स लूंगी, जो भी कमेंट्स आ रहे हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे पहला RT एक्ट जो कि लगभग सभी जगह पढ़ना ही होता है, जिसको हम बोलते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है शिक्षा का अधिकार अधिनियम से, RT एक्ट 2009। ये लगभग सभी जगह रहता है। जो ऐसा टॉपिक रहेगा ना जो सभी जगह नहीं रहता है मैं उसमें बता दूंगी, वो आप लोग देख लेना, लेकिन ये टॉपिक सभी जगह रहेगा, ये आपको करना ही करना है। दूसरा टॉपिक है हमारा कोठारी आयोग, जिसको हम कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं, जो कि ये सेकेंड क्वेश्चन है। ये एक दो ऐसे यूनिवर्सिटी है जिसमें कोठारी आयोग नहीं दिया हुआ है। अगर आपका सिलेबस में कोठारी आयोग नहीं है तो आने के चांस कम है, लेकिन यहाँ पर आपको फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये सभी में रहेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो कि हमारी दूसरी शिक्षा नीति है, इसके बारे में आपको समझना है कि क्या क्या पॉलिसी बनाई गई, किस तरह से चीजों को लाया गया और किस तरह से इम्प्लीमेंट हुआ, ये करना है। तो 1986 मैंने बताया ना कि ये पॉलिसी वाले जो है पूरी तरीके से है, इसीलिए आपको ये समझ के चलना होगा कि ये नियम है तो नियम को हमको कैसे लिखना है। मैं अभी आपको इसको क्वेश्चन बताने के बाद कुछ ट्रिक्स बताऊंगी जिससे कि आप नियम लिख सकते हो बिना ज्यादा टेंशन के। कुछ ऐसे ट्रिक्स है जिसको अगर आप ध्यान में रखोगे तो इजीली आप लिख पाओगे। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फंडामेंटल राइट्स ये आप लोग के इधर है, हरियाणा साइड वाली यूनिवर्सिटी में है, यानी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में है, आपको IGU, MDU, CRSU, गुरुग्राम, इन सभी यूनिवर्सिटीज में जो है ये वाला क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा भी जहां पर भी कॉन्स्टिट्यूशन संविधान वाला पॉइंट दिया हुआ है आप लोगों को उसमें देखने को मिलेगा। बिहार के कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें कि आप लोगों को ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो उसको आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जिसको कि हम बोलते हैं राधा कृष्णन आयोग के नाम से, और यूनिवर्सिटी कमीशन जो है कहा जाता है। यूनिवर्सिटी कमीशन हर जगह पे नहीं है, अवध यूनिवर्सिटी में है, लेकिन हर जगह पे ये नहीं मिलेगा। तो अगर ये है आप में तो आने का चांस है, अदरवाइज इसको स्किप करोगे। वुड का घोषणा पत्र यानी 1854 वुड डिस्पैच, ये भी आपके आने के चांसेस तभी है जब आप लोगों में ये दिया हुआ है। अगर ये पॉलिसी आप में दी है, मोस्ट ऑफ जगहों पे रहता है, लेकिन एक दो ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें नहीं है, तो आप लोग ने एक बार कंटेम्प्रेरी का अपना सिलेबस ओपन करके जरूर देखना कि ये आप में है कि नहीं। तो वुड डिस्पैच अगर है तो आपका मेकाले मिनट भी होगा। तो वुड डिस्पैच या मेकाले मिनट, इनमें से जो है कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। अगर ये टॉपिक आप में है तो, नहीं है तो फिर स्किप करो। वर्धा शिक्षा योजना यानी व्हाट इज द वर्धा एजुकेशन, ये भी मोस्ट ऑफ जगहों पर है ये वर्धा एजुकेशन।
इसको बेसिक एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया कमीशन है, तो इसको आप लोगों को करके जाना है। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसको कि हम लोग बोलते हैं 1992 जो है, जो प्रोग्राम बोला जाता है इसको एक्चुअली में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो आया था, उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए कहा गया कि आफ्टर 5 इयर्स इसमें मॉडिफाई किया जाएगा, तो मॉडिफिकेशन 1992 में किया गया था, वही वाला आपको समझना है। मिड डे मील योजना, ये लगभग सब जगह पर है। अब मैं आपको जो बता रही हूँ टॉपिक लगभग सब जगह पर है, और उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन 100% रहेगा ही रहेगा, वो सब जगह पे है। मिड डे मील योजना करना है। सर्व शिक्षा अभियान, एसएसए या फिर आरएमएसए, ये दो में से रहता है। एसएसए के आने के चांसेस वैसे ज्यादा है। वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है ना, अगर हम हरियाणा साइड के बच्चों की बात करें तो उनके जो है चाइल्डहुड में भी दिया हुआ है, कंटेम्पररी में भी दिया है, तो आप लोगों को एक ही चैप्टर करोगे तो दोनों पेपर में फायदा हो जाता है। ग्लोबलाइजेशन देख लेना है। एक और मैं टॉपिक आपको यहाँ पे दे रही हूँ, मार्जिनलाइजेशन, ये इसमें से भी क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, जिसको हम कहते हैं हाशियाकरण। जिसको हम क्या कहते हैं, हाशियाकरण, ये क्या होता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन है, यानी टोटल अगर देखा जाए तो 12 क्वेश्चन का मैंने आपको बताया ऐसे। और अगर इसमें से आप लोगों का चैप्टर, जैसे मैंने बताया, कोई कोई पर्टिकुलरली ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो किसी किसी यूनिवर्सिटी में है, किसी में नहीं है, तो जिसमें नहीं है वो वाला टॉपिक नहीं आएगा, लेकिन जो है वो आने के चांसेस पूरी तरीके से। तो ये 12 में से अगर मैं मेरे से पूछोगे कि मैम कितना आ जाएगा, अगर ये सारा टॉपिक आप लोग के सिलेबस में है तो इसमें से 5 से 6 आ जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से 1-2 टॉपिक आप लोगों किसी न किसी यूनिवर्सिटी में 1-2 टॉपिक इधर या उधर होगा, तो 3 से 4 क्वेश्चन तो 100% मान के चलो कि आप लोग को देखने को मिलेगा। मैम बिहार से हूँ, मेरा सीआरएसयू यूनिवर्सिटी में एग्जाम कितने डेज होते हैं? भाई 5 सब्जेक्ट है तो 5 दिन का एग्जामिनेशन होता है फर्स्ट ईयर में। सीआरएसयू में 5 सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर में, तो 5 दिन का होगा। अब गैप रहेगा तो गैप के साथ होगा, तो कितना भी मान लो तो 15 दिन आप लोगों का एग्जामिनेशन के लिए जाओगे तो लग जाता है। सेकेंड ईयर बीएड का एग्जाम कब तक होगा अवध यूनिवर्सिटी? जुलाई अगस्त। देखो अवध यूनिवर्सिटी है ना, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों में एक साथ एग्जामिनेशन लेता है, तो जुलाई अगस्त। मैम बीएड फर्स्ट ईयर का क्लास कब चलेगा? ये बीएड फर्स्ट ईयर का ही क्लास है सत्यम, ये बीएड फर्स्ट ईयर का क्लास है आप लोगों का। जो इस आज हम लोग जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन में आने के चांसेस क्वेश्चन रहते हैं वो हम देख रहे हैं, जिसको हम गेस्ट क्वेश्चन भी कह सकते हैं। और इसमें से श्योरिटी के साथ पक्का 100% या 500% जितना मांग लो 4 क्वेश्चन रहना ही रहना है, इससे ज्यादा भी रह सकता है, 6-7 भी आ सकता है, लेकिन 4 तो मतलब एश्योरिटी है, इतना रख लीजिए। चलिए ये आप लोगों का एक बार हुआ। अभी मैं आप लोग को थोड़ा सा कुछ ट्रिक भी बताऊंगी, बीआरबी में है या नहीं, ये तो आप देखो ना, गजब बात करते हो। एक एक यूनिवर्सिटी का मैं सिलेबस खोल के बैठी हुई हूँ, आप लोग का एटलीस्ट मैं इतना हेल्प कर रही हूँ, तो आप लोग अपना सिलेबस ओपन करके बैठो कि हाँ मैम ये वाला मेरे में है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, सिंपल, गजब बात है। सेकेंड बीएड एग्जाम कब होगा? एमजेपीआरयू के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यस सभी यूनिवर्सिटी में है ये। चलिए अब हम लोग आपको जो है, अब हम लोग जो है आप लोगों को ये बता देते हैं कि ये इसको लिखना कैसे होगा। जैसे होता है ना कि देखो संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो गई, इसमें किस बात को लेकर के जो है चीजें आई थी, क्या मॉडिफाई किया होगा, क्या चेंजेस किए गए होंगे, ये हमारे दिमाग में चलता है। तो मोस्ट ऑफ जो है यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ, हमने यहाँ से क्लास स्टार्ट किया आरटी एक्ट, जो कि आरटी एक्ट 2009 है, यहाँ से जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, यहाँ से आप लोग का स्टार्ट हुआ है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो आप लोग का टॉपिक है, इसमें आप लोगों के ज्यादातर बात क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के हुई है, टीचर स्टूडेंट रेशियो को लेकर के हुई है, कैसे हम बच्चों को जो है सही तरह का एजुकेशन दे सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं, उस पर बात हुई है। तो ये राइट टू एजुकेशन थोड़ा सा पढ़ना होगा, इसमें किस तरह से चीजों को हमें लिखना है। मैंने क्लास जो है करवाया हुआ है, 4 बजे के क्लास में ये हुआ है, जाके टॉपिक देख सकते हो। कोठारी आयोग तो सिंपल, अब यहाँ से देखो, कोठारी आयोग, मुद्देलर कमीशन, ये सारे जितने भी आयोग है ना, कमीशन है, इसमें 4-5 पॉइंट को ध्यान में रखना, जिस पर जो है इसमें चर्चा हुई ही हुई है, और वो अगर 4-5 पॉइंट रहा
और मानो कि एग्जाम में आप भूल गए कि अरे हमें लिखना कैसे है, मैं तो कंप्लीटली ब्लाइंड कि कोठारी आयोग में क्या दिया था, मुद्देलर में क्या दिया था, सब भूल गए, तो उसके लिए मैं 5 पॉइंट्स ऐसे बताऊंगी जो 100% रहेगा और उसको कोई काटेगा नहीं, वो लिख लोगे। मतलब ये उन लोगों के लिए रहेगा कि जो भाई भूल गए हैं, लेकिन आपका मेन मकसद है कि आपको याद करके जाना है। आपके ऐसा नहीं कि उसी के भरोसे वही वाला पॉइंट सिर्फ करके चले जाओ, उससे अच्छा मार्क्स, मतलब अगर 20 नंबर का क्वेश्चन है तो 20 में 20 नहीं आएगा। अगर आप पूरी तरीके से कोई क्वेश्चन स्किप करने वाले हो, छोड़ने वाले हो, तो ये ट्रिक अपनाओगे तो कम से कम आपको 20 में से 10 नंबर जरूर मिल जाएगा, 10-12 नंबर। तो ये इसलिए बताया जाता है, ठीक है। तो कोठारी आयोग है, फिर उसके बाद से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या क्या हुआ है, ये 5 पॉइंट जो मैं बताऊंगी इसमें भी काम आएगा। भारतीय संविधान, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ना 3 क्वेश्चन देख लेना। भारतीय संविधान क्या है, ठीक, इसके फंडामेंटल राइट्स क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, और साथ साथ एजुकेशन को लेकर कौन कौन से प्रोविजन किए गए हैं, कौन कौन से प्रावधान जो है शिक्षा को लेकर के किए गए हैं, ये आप लोगों को जो है इसमें दिया गया होगा और दिया जाता है, ज्यादातर चांसेस रहता है, और मैंने वो करवाया है 4 बजे के क्लास में। फिर उसके बाद ये जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये मैंने बताया कि जिसमें ये टॉपिक होगा उसी में आने के चांसेस है। ये विश्वविद्यालय कमीशन, जो यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से जाना जाता है, या राधा कृष्णन आयोग के नाम से जाना जाता है, ये हर जगह पे नहीं होता है, कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में है ये। वुड का घोषणा पत्र, वुड का घोषणा पत्र या वुड डिस्पैच हम जिसे कहते हैं, या मिकालेज मिनट, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन रहता है। वर्धा एजुकेशन कमीशन ये रहेगा। 1992 संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये 1986 के बाद का आया हुआ है। मिड डे मील योजना, एसएसए, वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन या यूनिवर्सलाइजेशन, इसका नाम अलग अलग है, ग्लोबलाइजेशन के नाम से जाना जाता है या यूनिवर्सलाइजेशन के नाम से जाना जाता है ये। और 12 नंबर में आप लोगों को जो है, अच्छा एक और थोड़ा सा मैं सजेशन दे दूंगी कि भाई वो वाला भी कर लेना, मार्जिनलाइजेशन है, ठीक है, ये मैंने अभी आप लोगों को बता ही दिया है, जिसको कि हम कहते हैं हाशियाकरण। एक और थोड़ा सा क्वेश्चन ना देख करके जाना, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में आजकल ये पूछने का एक ट्रेंड बन गया है। एनसीटी के बारे में, एनसीटी क्या है, यूजीसी क्या है, एनसीईआरटी क्या है, इसके बारे में आजकल थोड़ा सा क्वेश्चन आ रहा है, तो जान के रखोगे तो ये एक ही में देता है और एक ही में ये निपट भी जाएगा, तो ये वाला थोड़ा सा एक देख लेना है। कुरुक्षेत्र में मिल रहा है ना, हाँ, मतलब इधर में आपको हरियाणा साइड में आपको हरियाणा का मतलब मेरा हो गया कुरुक्षेत्र हो गया, आईजीयू, एमडीयू, सीआरएसयू, गुरुग्राम, यहाँ पे मिलेगा। आपके बिहार में, अब बीआरबीयू एग्जैक्टली पूछ रहे हो, बीआरबीयू का मुझे एग्जैक्टली पूरा आइडिया नहीं है, 1-2 चैप्टर मिसिंग हो सकता है। एलएनएमयू, आपका पीपीयू, जेपी, इन सभी में आपको मिक्स करके दिया हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़, बीएड फर्स्ट ईयर का नोट्स मिलेगा क्या मैम? नहीं मंजित बाबू, बना हुआ नहीं है, मुझे आई थिंक आपने मैसेज किया हुआ है और काजल ने मुझे बताया था अटल बिहारी वाजपेयी का है, तो बना हुआ नहीं है, बनाना पड़ेगा। तो आप काजल से बात कर लेना, अगर बनाना होगा तो आप उनको ऑर्डर दे देना, फिर उसको 1 हफ्ते में, 1 सप्ताह का टाइम लगता है बनाने में, वो आपको बना के दे दिया जाएगा विथ गेस्ट क्वेश्चन, उसमें गेस्ट क्वेश्चन भी ऐड हम लोग कर देते हैं आप लोगों का, ताकि आप लोगों को पता चले कि ये क्वेश्चन आने के चांसेस है, तो उसमें 1 वीक लग जाता है, तो आप काजल से बात कर लोगे। कॉपी पेस्ट मत करो एकदम। हाँ, ये सारे टॉपिक पढ़ा दिया गया है मैम, मेरा ऐसी कैटेगरी है पर बेनिफिशियरी में क्रिएट दे रहा है पर अपडेट नहीं दे रहा है, टाइम लगेगा, सिंपल है, अगर बेनिफिशियरी पे दिखा रहा है तो टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, अभी कोई ऐसा थोड़ी है कि 31 मार्च आ गया और खत्म हो गया, और ये कॉपी पेस्ट मत किया करो। अवध यूनिवर्सिटी का एग्जाम कब तक होगा? जुलाई में बता दिया गया, जुलाई अगस्त के बीच में, 2 अप्रैल को एग्जाम है मैम, तो नहीं हो पाएगा, टाइम लग जाएगा, नहीं, फिर आप कोई पासपोर्ट या क्वेश्चन पेपर लेकर के पढ़ लो। मैं देखो, मैं अपना जो नोट्स देती हूँ मैं पूरा आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग बना के दूंगी, गेस्ट क्वेश्चन सब कुछ करके दूंगी, लेकिन उसमें मुझे टाइम लगेगा थोड़ी है। मैं अटल बिहारी वाजपेयी पूरा जो है उसका पीवाईक्यू निकालूंगी, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर उसके अकॉर्डिंग मेरा माइंडसेट बनेगा कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है, तब जाके बनाया जाता है, ऐसे ही नहीं कि हाँ ठीक है आपने भेजा और हम बनाना स्टार्ट कर दिए,
इसीलिए मैं अपने नोट्स पर इतना ज्यादा प्राउड फील करती हूँ कि हाँ वो नोट्स ऐसा है। पास तो छोड़ दो, पास का तो हम बात ही नहीं करते, हम 80-90% की बात हमेशा करते हैं, उतना मार्क्स आना चाहिए बच्चे। आगरा यूनिवर्सिटी का फॉर्म कब भरा जाएगा? री एग्जाम रिजल्ट आने के बाद। सिंपल, री एग्जाम का रिजल्ट अभी आया नहीं है तो इसके बारे में अभी कहा नहीं जा सकता। चलिए अब मैं आप लोगों को ट्रिक एक बता देती हूँ जिससे कि आप लोग ऐसे क्वेश्चंस लिख पाओगे जो क्वेश्चन आप लोगों को लर्न नहीं हो रहा है कंटेम्प्रेरी में पॉलिसी रिलेटेड। देखो हमारी जितनी भी पॉलिसी आई हुई है, जितना भी हमारा शिक्षा नीति आई हुई है, चाहे वो 86 का हो जाए या 1992 का हो जाए, कोठारी कमीशन हो जाए, मुद्देलर कमीशन हो जाए, 2005 एनसीएफ हो जाए, कोई भी हो, ठीक है, सभी में इन 5 टॉपिक्स के बारे में बात जरूर होती है। पहला टॉपिक है वुमेन, यानी कि औरतों के लिए, तो औरतों की शिक्षा के बारे में बात जरूर किया जाता है। तो ये पॉइंट आप लोगों को हमेशा जो है लिख देना है। अगर जैसे भूल गए है ना, कि होता है कि भाई मैं पॉइंट्स लर्न नहीं है या फिर हम भूल रहे हैं एग्जामिनेशन में क्या लिखना है, तो ये आप वुमेन एजुकेशन के बारे में, यानी वुमेन शिक्षा के बारे में जो है या आप अच्छे से लिख दोगे कि उस पर काम किया जाएगा, उसमें काम करने की बातें की गई है, तो गलत नहीं होगा, कभी भी उसको क्रॉस नहीं किया जाएगा, कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट है पिछड़ा वर्ग के लिए, जिसमें पिछड़ा वर्ग के लिए जो है क्या बोलते हैं उसको, प्रोविजन, पिछड़ा वर्ग के लिए जो है, पिछड़ा वर्ग बच्चों के लिए शिक्षा का प्रोविजन, ठीक है। तो योजना, ये इस पर भी काम किया जाता है हमेशा, हर एक आप लोगों के पॉलिसी में इन सभी चीजों के बारे में आपको जिक्र होगा ही होगा, ठीक है, तो वो आप लोग जरूर देख सकते हो। चलिए 3 नंबर में आ जाते हैं। वुमेन का हो गया, पिछड़ा वर्ग के लिए हो गया, और इसके अलावा अगर हम आते हैं तो हमें शिक्षा की, हमारी एजुकेशन क्वालिटी को लेकर के, हमें अपने एजुकेशन क्वालिटी को जो है अच्छा करना है ना, एजुकेशन क्वालिटी को जो है बेटर करने को लेकर के आते रहता है। फिर उसके बाद से 4 नंबर जो पॉइंट आप लोगों का रहता है मूल्यांकन को लेकर के, कि हमारा मूल्यांकन सिस्टम, यानी कि जो इवैल्यूएशन सिस्टम है वो सही होना चाहिए और उस पर काम किया जा रहा है, इसको लेकर के किया जाता है। और लास्ट आप लोग का हो जाता है करिकुलम को लेकर के, यानी कि हमारे पाठ्यक्रम को लेकर के जो है, ऐसा पाठ्यक्रम हो जो बच्चे स्टूडेंट सेंटर्ड हो, चाइल्ड सेंटर्ड हो, उसको लेकर के जिक्र जो है आपके हर तरह के इसमें पॉलिसी में रहता है। तो अगर ये 5 पॉइंट्स आप लर्न कर लेते हो तो इस 5 पॉइंट्स को हर जगह पे चिपका सकते हो, सिंपल में बोलूं तो हर जगह पे पेस्ट कर सकते हो। अब आप क्या बोलोगे कि मैम 5 पॉइंट में कैसे होगा, तो बाबू देखो 5 पॉइंट्स लिखो, लेकिन ये वाला पॉइंट्स लिखो और इसको कम से कम 4 से 5 लाइन में एक्सप्लेन करो, तो आपका पेज कवर होगा ना। फिर उसके बाद इसको लिखो 3 से 4 लाइन में, फिर इसको 3 से 4 लाइन में, तो 5 पॉइंट्स लिखते हो। जहां पे आप कुछ नहीं लिखने वाले हो, कोई क्वेश्चन को छोड़ करके आने वाले हो, वहां पर इतना लिखने पे भी मार्क्स आपको आ जाता है। लर्निंग एंड टीचिंग में क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाएंगे और आपको लिखना कैसे होगा, इसी पर हम बात करने वाले हैं। कल हमने कंटेम्प्रेरी का क्लास देखा था, कंटेम्प्रेरी के क्लास में आप लोगों को जो है किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो बताया गया, और लिखना कैसे होता है वो बताया गया। तो अभी हम लोग जो है अपने यूनिवर्सिटीज के एग्जामिनेशन डेट आ रहे हैं, उतना हम लोग आपको इन्फॉर्म कर ही रहे। ये यूनिवर्सिटी का अब एग्जाम है, अब ये यूनिवर्सिटी का है, तो यूनिवर्सिटी वाइज जो है डेट शीट जारी होना बीएड में स्टार्ट हो चुका है, और एग्जामिनेशन भी एकदम आप लोगों के आसपास हैं। ऑप्शन में जरूर रहता है ना, लर्निंग एंड टीचिंग। ये डीएलएड वाले स्टूडेंट के लिए भी है, क्योंकि डीएलएड वाले स्टूडेंट में भी जो है आप लोगों का डेवलपमेंट को लेकर के, आप लोगों का थ्योरी को लेकर के क्वेश्चन आता है। और जो हम आज थ्योरी करने वाले हैं थॉर्नडाइक, पावलोव, ये दोनों की थ्योरी और कोहलर, इन तीनों की थ्योरी को हम लोग अभी यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, इसमें चीजें क्या है और कौन कौन से टॉपिक से 100% क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा, और सिंपल
मतलब कि ये श्योर शॉर्ट जो बोलते हैं ना कि ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, 100% आना ही आना है। विदाउट जो क्वेश्चन मैं अभी बताऊंगी उसके एग्जामिनेशन जो है हो ही नहीं सकता। मैम आगरा यूनिवर्सिटी के पेड क्लासेस बीएड सेकेंड ईयर के बाबू गुरदीप आपको मिल जाएगा, आप ऐप पर चले जाओ, वहां से आगरा सेकेंड ईयर का ले सकते हो। पहले से उसमें जो है आप लोगों को वीडियोस, नोट्स एंड साथ ही साथ पीवाईक्यू ये सारी चीजें उसमें डाली गई है, तो वो सब चीजें आपको मिल जाएगी। और क्या क्वेश्चन है? 7 को नॉलेज एंड करिकुलम का गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में हो गया, अच्छा था सभी क्वेश्चन, वेरी गुड। हाँ गुरुग्राम का तो एग्जामिनेशन हो चुका है 7 को सेकेंड ईयर का। मैम फर्स्ट ईयर के सारे क्वेश्चंस आए थे, फर्स्ट ईयर में सारे क्वेश्चन आए थे, चलिए वेरी गुड। देखिए ये सारे जो चीजें जब सुनने को मिलती है कि हाँ मैम सारे क्वेश्चन आए थे, जो बताया वो आ गए थे, तो अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि चलो कुछ तो काम हो रहा है और सही हो रहा है। बाकी दुनिया में बहुत सारे ऐसे काम चल रहे हैं जो हमारी मर्जी के खिलाफ चल रहे हैं, लेकिन कुछ तो ऐसा चल रहा है जो कि सही है, अच्छा लग रहा। चलिए सिद्धार्था यूनिवर्सिटी का एग्जाम, देखो सिद्धार्था यूनिवर्सिटी का एग्जाम जनरली जुलाई में होता है, और जो अभी है आप लोगों का पूरा पैटर्न जो चल रहा है, जून लास्ट या जुलाई में आपको एग्जाम देख, जून का नाम आ रहा है। सिद्धार्था यूनिवर्सिटी के बच्चे एकदम सतर्क होइए। एग्जामिनेशन पे हम जब भी बात करते हैं, कॉल करते हैं पूछने को, तो वो लोग बोलते हैं जून लास्ट वीक से या जुलाई में एग्जाम होगा। तो अगर जून में भी एग्जाम होने के चांसेस सिद्धार्था यूनिवर्सिटी के लग रहे हैं। वेरी गुड अर्शिता, बहुत अच्छा किया आपने। मैम सीसीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट बता दीजिए, 16 से एग्जाम है, बिल्कुल बताया जाएगा। गुड इवनिंग मैम, सीसीएस की डेट शीट कंफर्म है क्या? हाँ जी बाबू, बिल्कुल शैली, बिल्कुल कंफर्म है। चेंज होने का 1% भी उम्मीद अपने दिमाग में मत रखना। जहां तहां से आपको जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, मैंने स्टार्टिंग से बोला था इस बार सीसीएस का लगता नहीं है डेट चेंज होगा, आगे कुछ दिख नहीं रहा है ना। पिछली बार क्यों हुआ था, रीजन भी तो ढूंढा करो। रेलवे का एग्जाम तो ये एग्जाम वो एग्जाम क्लैसिंग होने लगता है, उनके डेट शीट में प्रॉब्लम आई थी, डेट शीट में सही सब्जेक्ट नहीं दिया गया था, इधर उधर था, तो वहां पे समझ में आता है कि चलो कुछ डेट आगे बढ़ेगा। लेकिन जहां है ही नहीं कुछ, वहां पे हम आंख बंद करके बोले कि हाँ पिछली बार हुआ था इस बार भी होगा, तो ये बेवकूफी है और कुछ नहीं। नॉलेज नोइंग टाइप्स, ये सारे क्वेश्चन थे। चलिए फ्लो चार्ट पे आप लोगों को कल एक वीडियो मिलेगा, आज मैंने जो है पूरा इस पे, देखो वीडियो भी अब बनाना होता है थोड़ा सा उसमें प्रिपरेशन करना पड़ता है, तो आज हमने प्रिपरेशन की है, कल आपको फ्लो चार्ट हम कैसे कैसे बनाए, सिंपल है, ये हवा बना के रखा गया है फ्लो चार्ट को लेकर के, लेकिन हम सिंपल तरीके से आपको बता देंगे फ्लो चार्ट कैसे बनेगा। चलिए अब स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन। लर्निंग एंड टीचिंग में कौन कौन से क्वेश्चंस कंफर्म आपको देखने को मिलेंगे, एंड ये मेरी गारंटी है कि और कोई क्वेश्चन आए ना आए, जो मैं अभी बताने वाली हूँ ये क्वेश्चन आएगा, मतलब श्योरली आएगा ही आएगा, चाहे आपके ऊपर रहे, नीचे रहे, चाहे बीच में रहे, लेकिन ये क्वेश्चन रहेगा। चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोगों का रहेगा, एक तो पावलर थ्योरी कर लेना। पावलर थ्योरी के बारे में थोड़ा सा मैं अभी आपको बता दूंगी, थोड़ा यहाँ पे हम डिटेल करेंगे पावलर थ्योरी को, तो इसीलिए हम यहाँ पर आपको लिखेंगे थॉर्नडाइक की थ्योरी, हम यहाँ लिखेंगे। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन रखना है, या दोनों आ सकता है और आपको लिखना कोई एक पड़े, या ये हो सकता है कि एक थॉर्नडाइक दे दे, एक पावलर दे दे, और उसके साथ एक कोहलर दे दे या स्किनर दे दे, ये हो सकता है। तो ये थॉर्नडाइक थ्योरी, इसको भी हम लोग एक अलग तरीके से समझेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन का जो मैं बताने वाली हूँ, मोटिवेशन, 100% फिक्स क्वेश्चन। मोटिवेशन यानी प्रेरणा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। इससे रिलेटेड किस तरह का क्वेश्चन करना है आपको, उस पर भी अभी हम बात करेंगे। अभिप्रेरणा या प्रेरणा क्या होता है, टाइप्स क्या है, इसके घटक कौन से हैं, कंपोनेंट कौन कौन से हैं, बस ये इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट आप लोगों का जो रहेगा, थर्ड नंबर था, फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो रहेगा आप लोगों का, लर्निंग से नहीं टीचिंग से मैं दूंगी। टीचिंग फेजेस और टीचिंग लेवल्स, ये दो में से एक,
टीचिंग फेजेस और टीचिंग लेवल, इन दोनों में से कोई एक रहेगा। फेजेस का मतलब हो जाता है शिक्षण की अवस्था, शिक्षण की अवस्था, और लेवल्स मतलब हो जाता है शिक्षण के स्तर। ठीक है, तो ये दो में से कोई एक क्वेश्चन रहना है। तो 4 क्वेश्चन पे हम आज डिस्कस करेंगे, जिसमें से मैं बोलूंगी 3 क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग हंसोगे मेरे ऊपर कि मैम आप 4 बताएंगे उसमें से 3 आ जाए, ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन ऐसा होगा, 3 आ जाएगा इसमें से क्वेश्चन में से। करिकुलम चेंज एंड ओनली करिकुलम बेस्ड और करिकुलम मीनिंग, ये आए थे। करिकुलम का आधार, अच्छा करिकुलम चेंज आया था ना। ठीक है, पावलो थ्योरी के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। चलिए, पावलो थ्योरी क्या बोलता है? पावलो थ्योरी ये बोलता है कि इसका नाम क्या है? पावलो थ्योरी का नाम, जो थ्योरी का नाम है वो है क्लासिकल कंडीशनिंग। ऐसे तो नाम बहुत सारे हैं, लेकिन मेन नाम जो है उसको हम पढ़ते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का मतलब क्या होता है? कंडीशन का मतलब क्या होता है? बनाना, अनुबंध। तो पावलो ने आप यहां पर बोला है कि ऐसे तो एस और आर ये दो होते हैं, इन दोनों के बीच में, मतलब एस का मतलब हो गया स्टिमुली, जिसको कि हम उद्दीपक बोलते हैं, ठीक है, और आर का मतलब हो जाता है अनुक्रिया या प्रतिक्रिया, आप जो बोलिए वो हो जाता है। तो यहाँ पर पावलो ने कहा है कि स्टिमुली वो होता है जो हमें कोई काम करने के लिए एक्साइट करे। जैसे मुझे अगर बच्चों से अगर कोई काम करवाना होता है तो हम क्या कहते हैं? ठीक है, ये वाला काम कर लो, तुमको घुमाने लेकर चलेंगे। घुमाने लेकर के चलना आपके लिए स्टिमुली नहीं होगा, आपको उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके अंदर वो कोई काम करने का एक्साइटमेंट नहीं आएगा। लेकिन बच्चों के अंदर है, बच्चों के अंदर है घूमने जाने के लिए। वो आप देखना, कोई भी काम दोगे वो ऐसे करेंगे कि अच्छा चलो घूमने जाना है ना। तो हर किसी के लिए स्टिमुली अलग होती है, उद्दीपक जो होता है वो अलग होता है, जो उसको किसी काम को करने के लिए एक्साइटमेंट दे। ठीक है, रिस्पॉन्स क्या होता है? जो स्टिमुली सामने है उसके प्रति हमारा रिस्पॉन्स, यानी हमारी प्रतिक्रिया, हमारी अनुक्रिया, हमारी प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया ही लिखती हूँ है ना, अनुक्रिया अलग हो जा रहा है, प्रतिक्रिया। तो इसमें जो रिस्पॉन्स निकलेगा, आपकी जो प्रतिक्रिया होगी उस स्टिमुली को देख करके, वो बताएगा कि वो स्टिमुली आपके लिए कितना जो है वो सिर्फ इम्पोर्टेंट, या स्टिमुली जो है आपसे कितना काम करवा सकता है या नहीं। अभी जैसे कि हम बात कर लेते हैं टीनेजर्स की। टीनेजर्स को फोन, इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है उसकी बहुत बहुत ज्यादा ये रहती है। आप किसी भी बच्चे को बोलो कि ये काम करोगे तो तुम्हें जो है आईफोन या फिर लैपटॉप या फिर कुछ ऐसी चीजें दिलवाई जाएगी, आप देखो वो कर देंगे। उनको जो चीज चाहिए वो आप दे दो, किसी को भी, किसी को भी जो चीज चाहिए अगर आप वो देते हो, उसे प्रोवाइड करते हो, तो उसका रिस्पॉन्स तो उसी तरह से निकल कर आएगा। ये सिंपल फॉर्मूला है कि स्टिमुली और रिस्पॉन्स का रिलेशन होता है, यानी उद्दीपक और जो है उद्दीपक के साथ जो है प्रतिक्रिया आती है। ठीक है, लेकिन पावलो ने सिंपल जो है अपना थ्योरी नहीं रखा है। पावलो का कहना है कि ऐसी स्टिमुली जिसको देख करके आप लोगों की प्रतिक्रिया नहीं निकलेगी, उसको भी हम कंडीशन करके, यानी कि उसको भी हम बना देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे अभी जो चीज मुझे पसंद ही नहीं है, मान लो कि मुझे क्या नहीं पसंद है भाई, मान लो कि कोई भी चीज, जैसे कि घूमने जाने वाली बात हुई, जो भी बड़े लोग हैं उनको बोला जाएगा कि घूमने ले जाएंगे, उनको उतना एक्साइटमेंट नहीं आएगा, उसमें उनको कोई काम करने का मन नहीं करेगा। तो पावलो का कहना है कि वैसी स्टिमुली जो आपके अंदर एक्साइटमेंट या किसी काम को करने के लिए रिस्पॉन्स नहीं भी निकाल रही है, उस स्टिमुली को भी अगर हम इस तरह से लेकर के जाए, आपके सामने रखे कि वो स्टिमुली भी आपके सामने आपसे उतनी ही प्रतिक्रिया, उतनी ही रिस्पॉन्स निकाल सके, दैट इज पावलो थ्योरी। पावलो की थ्योरी में है कि एस और आर, यानी स्टिमुली और रिस्पॉन्स, ये हो गए नॉर्मल,
नॉर्मल बोल सकते हो या इसको स्वाभाविक नेचुरल बोल सकते हो, नेचुरल स्टिमुली और नेचुरल रिस्पॉन्स। ठीक है, अब इसमें जो है पावलो ने एक और विलन की एंट्री बोलो या थर्ड हीरो की एंट्री बोलो, उसकी जो एंट्री की अननेचुरल स्टिमुली। तो अननेचुरल स्टिमुली के साथ अगर कोई भी चीजें आएंगी जो कि मेरे लिए एक्साइटमेंट नहीं देती है, लेकिन अगर उस तरह से उसको प्रेजेंट किया जाए तो उस अननेचुरल स्टिमुली को देख करके भी हमारा जो है नेचुरल रिस्पॉन्स निकल कर आए, इसे ही जो है पावलो की थ्योरी में कहा जाता है। पावलो की थ्योरी पूरी तरीके से इसी चीज पे बनी हुई है। ये दोनों तो हैं ही, लेकिन ये तीसरा बंदा, ये तीसरा जो हीरो आता है, इस तीसरे हीरो को देख करके जो एक्ट्रेस है, जो हीरोइन है, उसका सेम तरह का रिस्पॉन्स निकले, यही पावलो की थ्योरी है। वही रिस्पॉन्स जो कि ये मान लेते हैं, ऐसे चलते हैं, ठीक है, ये मान लेते हैं एस जो है हीरो है, ठीक, ये जो है हीरोइन है, ठीक है। इस हीरो को देखकर हीरोइन जो है सेम रिस्पॉन्स देती है, वो प्यार वाला, वो टाइप वाला, ठीक। लेकिन इसमें एक और हीरो आ जाता है, अननेचुरल स्टिमुली। इस अननेचुरल स्टिमुली यानी कि सेकेंड हीरो को देख करके भी इसका, हीरोइन का सेम सेम रिस्पॉन्स निकले, यानी कि नेचुरल रिस्पॉन्स निकले जो इसके टाइम में निकला था, यही पावलो थ्योरी है। अब इसको एक एग्जांपल से समझाते हैं, जो कि एक्सपेरिमेंट पावलो ने किया था डॉग के ऊपर। ये क्वेश्चन पूछता है कि पावलो ने जो है किस एनिमल के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, तो डॉग। उसमें जो है डॉग को, जाहिर सी बात है कि हड्डी से, मांस से, ये मीट से, ये सभी से डॉग जो है एक्साइटेड होगा, उसको भूख लगेगा तो। लेकिन कभी आपने सुना है कि बेल से, घंटी से, सिर्फ घंटी बजने से भी जो डॉग है उसी तरह से एक्साइटेड हो जितना वो अपने खाने को देख करके होता है? आप बोलोगे मैम क्या बोल रही है, लेकिन यही पावलो ने किया। पावलो ने अपने पूरे एक्सपेरिमेंट में इसी चीज को प्रेजेंट करके रख दिया। उसने ये बोला, पावलो की थ्योरी में तीन चीजें हैं। क्या है? पहले तो फूड, पहले तो यहाँ पे हम लिखेंगे डॉग, ठीक है। डॉग का जो ये है ये फूड, इसको हम स्टिमुली बोलेंगे, जिसको देख करके डॉग का रिस्पॉन्स निकलेगा ही निकलेगा, रिस्पॉन्स निकलेगा, प्रतिक्रिया निकलेगी। कौन सी प्रतिक्रिया होगी भाई? भूख वाली, खाने की प्रतिक्रिया निकलेगी निकलेगी, ठीक है। इसमें जो है तीसरा बंदा जो इसमें ले करके आए हैं, वो है आपका बेल, जिसको कि हम हिंदी में घंटी बोलते हैं। तो इस घंटी को भी देख करके इस डॉग का सेम रिस्पॉन्स निकला, जिस तरह से उसको खाने को देख करके निकलता है। तो यही एक्सपेरिमेंट जो है पावलो ने किया। पावलो ने क्या किया कि प्रैक्टिस इसमें जरूरी है, इसमें बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। डॉग को एक वायर से, बाकी सारी चीजों से बांध दिया, जिससे उसका जो लार है, ये जो पानी मुंह में आता है खाने को देखकर, यही रिस्पॉन्स है। तो ये जो निकल कर आ रहा है वो काउंट करे कि खाने को देख करके कितना पानी आ रहा है मुंह में, घंटी को देख करके कितना आ रहा है। तो पहले दिन तो खाने को देख करके पूरा पानी आ गया डॉग के मुंह में, वो उसने स्टोर कर लिया। फिर जब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया गया, घंटी बजी। अब उसका एक्सपेरिमेंट ये था कि घंटी बजती थी, खाना आता था, घंटी बजी, खाना आया। तो ऐसे प्रैक्टिस कर करके ऐसा हुआ कि एक दिन घंटी बजी, डॉग के मुंह में उतना ही पानी था जितना पानी उसको फूड को, यानी कि खाने को देखकर होती थी। मतलब कि सिर्फ घंटी के बजने से ही डॉग एक्साइटेड हो गया और डॉग के मुंह में वही पानी आया। तो यही यहाँ पर पावलो ने प्रेजेंट किया है कि जो अननेचुरल स्टिमुली होती है, घंटी जो है डॉग के लिए अननेचुरल स्टिमुली है, अस्वाभाविक उद्दीपक है। घंटी को देखकर, आईफोन को देख करके डॉग के मुंह में पानी नहीं आएगा, चाहे वो कितना ही महंगा है कि नहीं। आपके लिए महंगा है, उसके लिए कुछ नहीं है, वो उसके लिए वो खाने को देखकर ही आएगा, है ना। लेकिन इस तरह से यहाँ पर पूरा एक्सपेरिमेंट किया गया
जिससे कि घंटी भी डॉग के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट हो गई, या घंटी की वजह, घंटी को देख करके उतना ही रिस्पॉन्स निकला डॉग को जितना उसको खाने को देख करके निकलता है। तो ये चीज जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, ये एक्सपेरिमेंट आप बोलोगे मैम एजुकेशन में हम कैसे यूज कर सकते हैं? बेशक करते हैं, इनफैक्ट मैं करती हूँ। हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मैथ्स से डर लगता है, बोलते हैं मैम मैथ्स ऐसा, अब बच्चे को भी होता भी है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने की वजह से मैथ्स उनके लिए बर्डन बन ही जाता है। तो जिन बच्चों को, मानो कि एग्जाम्पल लेते हैं, क्लास में आप पढ़ा रहे हो, बच्चों को मैथ्स पसंद नहीं है, तो आप क्या जबरदस्ती उनके दिमाग में डालोगे? नहीं नहीं, लेना पड़ेगा, दिमाग का दरवाजा खोलो, लेना पड़ेगा, नहीं। उस समय पावलो की थ्योरी को आप यूज करोगे। बच्चों को कहानियां सुनना पसंद है, बच्चों को स्टोरी पसंद है, तो बच्चों को हिंदी के माध्यम से, यानी क्योंकि मान लो हिंदी स्टोरी पसंद है या इंग्लिश स्टोरी पसंद है, तो उन स्टोरी के माध्यम से आप बच्चों को मैथ सिखाओगे। बच्चों को मैथ्स पसंद नहीं है, वो उसका अननेचुरल स्टिमुली हुआ, उसको हिंदी पसंद है, तो हिंदी के थ्रू बच्चों को आप मैथ्स दोगे, यही पावलो की थ्योरी है। और पावलो की थ्योरी को इसी तरह से जो है एजुकेशन में यूज किया जाता है, और शिक्षा में जो है ये काफी सक्सेसफुल एक तरह से जो है एक्सपेरिमेंट रहा था। इसका ड्रॉबैक यही होता है कि इसमें बहुत प्रैक्टिस और बहुत समय की जरूरत लगती है। जो नॉर्मल चीजें हम ऐसे पढ़ा सकते हैं, उसके लिए हमें लंबा रास्ता लेना पड़ता है, तो टाइम टेकिंग है और प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, ये जेपी यूनिवर्सिटी में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो प्लीज इसको देखिए। जेपी यूनिवर्सिटी कोई अलग यूनिवर्सिटी नहीं है, लर्निंग एंड टीचिंग जहां जहां पर है वहां पर ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये पावलो की थ्योरी हुआ। ठीक है, थॉर्नडाइक की थ्योरी यही है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। थॉर्नडाइक की थ्योरी में जो है एस और आर के बारे में बताया गया है, मतलब कि थॉर्नडाइक की थ्योरी को पावलो ने एक स्टेप आगे लिया है। अगर हम पहले थॉर्नडाइक की थ्योरी को पढ़ते तो हम जो है स्टिमुली और रिस्पॉन्स को समझते कि ये हीरो एंड हीरोइन है क्या। ठीक है, तो ये हम इसको समझते, लेकिन अब ऑलरेडी हमने पावलो की थ्योरी में ये चीजों को समझा है। यही इन दोनों का स्टिमुली और रिस्पॉन्स का रिलेशनशिप जो है थॉर्नडाइक की थ्योरी में बताया जाता है। उद्दीपक और प्रतिक्रिया का रिलेशनशिप जो है थॉर्नडाइक की थ्योरी में बताई गई है। थॉर्नडाइक की थ्योरी का नाम है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, यानी कि मिस्टेक करते हैं, प्रयास एंड त्रुटि का सिद्धांत। और इसमें जो है इन्होंने इस थ्योरी को एक्सपेरिमेंट जो किया था वो कैट पर किया था, बिल्ली पे किया था। बिल्ली किस तरह से स्टोमिली को देख करके उसके अंदर एनर्जी आ जाती है, और वो जो कि एकदम खाने की वजह से बेलस्त हुई है, मतलब एनर्जी लेस है, ठीक है, उससे अब कुछ भी कहो कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन खाने को देख करके उसको उसके अंदर वो एनर्जी आ जाती है, और वो अपना रिस्पॉन्स जो है अग्रेसिव रिस्पॉन्स दिखाने लगती है, और वैसे दरवाजे को भी खोल देती है जिसको उसको पता नहीं कि कैसे खुलता है। तो यही है थॉर्नडाइक की थ्योरी। ठीक है, इन दोनों का रिलेशनशिप एस आर संबंध के नाम से भी जाना जाता है ये थ्योरी, जिसमें स्टिमुली एंड प्रतिक्रिया यानी स्टिमुली एंड रिस्पॉन्स के रिलेशनशिप पर बात की गई है थॉर्नडाइक थ्योरी में। क्लियर? चलिए, मोटिवेशन, प्रेरणा से क्वेश्चन कैसा कैसा रहेगा वो सुन लो। सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन करना कि अभिप्रेरणा है क्या। ठीक है, परिभाषा करना होगा। अभिप्रेरणा क्या होती है भाई? जो हमें किसी भी काम को करने के लिए एनकरेज करे। अभी आप लोग बीएड कर रहे हो तो अच्छा एक और चीज समझना, विदाउट मोटिवेशन लर्निंग पॉसिबल नहीं है। ये मैं आपको बता देती हूँ। ये मान लो कि एक लर्निंग पाथ है, ये आप लोग का बीएड का एक रास्ता है। ठीक है, बीएड का जो है अधिगम पाथ है जिसपे आप लोग चल रहे हो, और अभी आप लोग जो है फर्स्ट ईयर में सिर्फ पहुंचे हो। यहाँ पर गोल है, यहाँ पे लक्ष्य है, आप लोग मान लेते हैं कि यहाँ तक पहुंचे हो, है ना, बीएड का लर्निंग पाथ है। लेकिन कभी भी हम किसी भी लर्निंग रास्ते पर यानी सीखने वाले रास्ते पे बिना मोटिवेशन के नहीं चल सकते। विदाउट मोटिवेशन लर्निंग इज नॉट पॉसिबल, ये पूरी तरीके से थ्योरी है। कैसे कह सकते हैं, चलो देखते हैं।
देखो मान लेते हैं कि आपने बीएड किया, बीएड करना स्टार्ट किया। कैसे किया भाई? आपके मन से इच्छा हुई कि हाँ मुझे टीचर बनना है और मैं बीएड करूं, तो ये भी आपका मोटिवेशन है। इसको हम इंटरनल मोटिवेशन कहते हैं कि आपके अंदर से आवाज आई, आपका मन हुआ, आपका इंटरेस्ट हुआ, जो भी। ठीक। दूसरा ये हो सकता है कि आप, बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं मैम मेरे मम्मी पापा ने बोला इसीलिए मैं बीएड कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मुझे जो है कहीं और अभी कुछ दिखा नहीं, और टीचिंग में जो है हम लोग बीएड करके रख लेते हैं कि टीचिंग वैकेंसी आएगी तो कर लेंगे। तो ये सारी चीजें यानी कि आवश्यकता भी, देखो लर्निंग करने की तीन चीजें, एक तो आपको अंदर से आवाज आती है, अंतरात्मा आपकी बोलती है कि ये काम कर लो बच्चे तुम्हारे लिए अच्छा है और आपको इंटरेस्ट आता है, इंटरनल मोटिवेशन। एक होता है हमारी जरूरत, आवश्यकता, उस समय आपका इंटरेस्ट और कुछ काम नहीं करता है, आपको लगता है कि वैकेंसी निकल रही है टीचिंग की अच्छी, मैं ये कर लूंगी और ये मैं सीटेट हो जाएगा, मुझे जल्दी से जल्दी सरकारी नौकरी मिल जाएगी। ये आवश्यकता होती है, हमारी लाइफ की जरूरत होती है। आवश्यकता जो है, जो नीड्स है, वो मोटिवेशन का ही कंपोनेंट है, मोटिवेशन का ही घटक है, तो ये भी मोटिवेशन ही हुआ। तीसरा होता है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस का मतलब होता है बाहरी प्रभाव, मतलब कि आपके मम्मी पापा दीदी भैया किसी को भी आपने देखा होगा कि अरे वो बीएड करके इतना अच्छा काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और उनको उनको पैसा मिल रहा है, ऐसा हो रहा है वो हो रहा है, मम्मी पापा ने भी कहा क्या इधर उधर जाके दौड़ोगी, टीचिंग का काम अच्छा होता है, ये कर लो वो कर लो। ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हुआ, ये भी मोटिवेशन ही है, एक्सटर्नल मोटिवेशन है। तो बिना मोटिवेशन लर्निंग पाथ पॉसिबल नहीं है, लर्निंग पॉसिबल नहीं है। तो मोटिवेशन में डेफिनेशन कर लेना है, टाइप्स कर लेना है कि मोटिवेशन कितने तरह के होंगे, और आप लोग को कंपोनेंट कर लेना है, घटक बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं, अलग अलग नाम इसको मिल जाएगा। तो इसमें आप लोगों का जो है मोटिव आ जाएगा, इसमें नीड्स आ जाएगा, ऐसे कुछ कुछ चीजें जो है कंपोनेंट में आ जाएंगी। तो मोटिवेशन फिक्स क्वेश्चन है 100%, मतलब इसका कोई, मैं आपको जो है ऑप्शन भी नहीं दे रही, 100% फिक्स क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, टीचिंग फेजेस और टीचिंग लेवल्स, इसमें से कोई एक रहेगा। टीचिंग फेजेस में जो है, टीचिंग फेजेस जो है तीन होते हैं, है ना। पहला कौन सा होता है? प्री एक्टिव। ये अलग अलग भी पूछता है, प्री एक्टिव जो है आपको अलग से सिर्फ प्री एक्टिव स्टेज के बारे में पूछेगा, बोलेगा कि शिक्षण की अवस्था के जो प्री एक्टिव स्टेज है, इंग्लिश में हिंदी में भी प्री एक्टिव ही इसको लिख सकता है, तो प्री एक्टिव जो अवस्था है या पूर्व अवस्था है उसके बारे में बताइए, शिक्षण की पूर्व अवस्था के बारे में बताइए। तो ये अलग अलग भी पूछेगा, प्री एक्टिव। दूसरा आप लोग का हो जाता है इंटरएक्टिव। इंटरएक्टिव का होता है अंतर क्रिया, जिसमें कि क्लासरूम में जो पढ़ाने वाला होता है। और तीसरा आप लोगों का जो है हो जाता है पोस्ट एक्टिव। तो ये तीन में से कोई अलग से भी पूछ सकता है, ज्यादातर ये वाला अलग से पूछता है, और नहीं तो साथ में पूछेगा। वो यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि कहाँ पर साथ में पूछता है, कहाँ पर अलग पूछता है। तो एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा जो है ये वाला क्वेश्चन है, शिक्षण के स्तर। तो लेवल्स ऑफ टीचिंग जो है तीन होते हैं, तीन है ये टोटल। पहला आप लोगों का हो जाता है मेमोरी, बच्चों को पढ़ाया कैसे जाता है मेमोरी लेवल पे। दूसरा हो जाता है अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, ठीक है। और तीसरा हो जाता है आप लोगों का रिफ्लेक्टिव। तो ये तीन को अलग अलग भी आपको पूछ सकता है, या फिर इसको एक साथ, ज्यादातर ये एक साथ ही आता है लेवल्स ऑफ टीचिंग, या मेमोरी वाला पार्ट अलग से पूछ देता है। तो इसमें से दो में से कोई एक ऑप्शन में रह सकता है। अब मैं क्वेश्चन लू आप लोगों के। मैम फ्लो चार्ट के वीडियो बना दीजिए, मैंने पंकज बताया अभी कि फ्लो चार्ट का कल आपको वीडियो मिल जाएगा। चलिए, वेरी गुड अर्षिता। देखो जब मैं बताती हूँ ना तो मेरा भी मकसद बस इतना रहता है कि जो चीज मैं बता रही हूँ, जो मेरे पास नॉलेज है, उस नॉलेज का आप लोग यूटिलाइज करो और उसका बेनिफिट आपको मिले। अब मैं बताऊं आप इस कान से सुनो इस कान से निकाल दो तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी एनर्जी भी वेस्ट हुई, आप लोगों ने फॉलो भी नहीं किया। अब यहाँ पे अर्षिता बता रही कि मैम मैंने ऐसे बनाया, प्रकार से बनाया, ये किया वो, अच्छा लगा, चलो
जैसा किया, अब इसका आपको रिजल्ट भी मिलेगा, नो डाउट इसका रिजल्ट मिलेगा। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैम क्या एग्जाम में फ्लो चार्ट के कलर्स पेन, नहीं बाबू मत यूज करना, कलर पेन यूज ही मत करना, क्योंकि कलर पेन अभी यूज करोगे बंडलिंग की जाएगी, एक पेज से दूसरे पेज में वो जाएगा ही जाएगा। चलिए अच्छी बात है हर्षिता। बहुत अच्छी बात है। हाँ सिद्धार्था के लिए भी है, सिद्धार्था में भी आप लोग को मिल जाएगा। चलिए और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लो। ये मैंने आप लोग को जो लर्निंग एंड टीचिंग में 4 क्वेश्चन बताए हैं, इसे प्लीज अच्छे से कर लेना है और इसमें कोई भी चीज नहीं छोड़ोगे, अच्छी तरीके से करोगे। आपके पास एग्जाम्पल के तौर पे एक स्टूडेंट आकर खुद बोल रही है कि उसको फायदा हो रहा है, तो आप लोग भी इसको फॉलो करना, फॉलो करोगे बेनिफिट आपको मिलेगा, आपको बेनिफिट मिलेगा, मार्क्स आपको आएंगे, खुश मैं हो जाऊंगी, बस ऐसा ही है। बस देखो एक स्टूडेंट, कोई भी बच्चे के सक्सेस होने से 3 लोगों को खुशी होती है, जिसमें कि उनका कोई फायदा नहीं होता है। माँ बाप तो हैं ही आपके, बिल्कुल वो रहते ही हैं आपके हर सक्सेस में, वही जो है विदाउट एनी बोल सकते हो एक्सपेक्टेशन और बिना लालच के वो खुश होते हैं, और दूसरा टीचर रहता है। अब मैं इसलिए खुश हो रही हूँ कि हाँ ठीक है चलो आप आकर के बोल रहे हो, मेरे मेरी हैप्पीनेस इसी में डबल हो रही है, यही चाहिए और कुछ नहीं। तो इन 3 लोगों को आपको खुश करना है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की है, इतने दिन की हमारी मेहनत जो है आप लोगों हमारा क्लास जो है एक्चुअली में हम लोग जो है MCQ क्लास हमने स्टार्ट कर दिया है ना आगरा यूनिवर्सिटी का, लेकिन कुरुक्षेत्र, CRSU और भी यूनिवर्सिटी MDU, IGU, इन सभी के भी एग्जामिनेशन हैं, तो थोड़ा सा ना उन लोगों के साथ अनफेयर लग रहा है। वीडियो में आपको क्वेश्चन सारा करके देंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले, जस्ट लाइक मॉक टेस्ट, क्योंकि आप लोगों को तो एक्चुअली में करना है खुद से प्रिपरेशन, और आपको ये देखना है कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। और अगर अभी भी आपको लग रहा है, डाउट है कि नहीं अभी मेरी तैयारी नहीं हुई है, तो जो बैच है वो ले लीजिए, वहां पे आपको कंप्लीट सारी चीजें जो है मिल जाएंगी। तो हम आज का क्लास जो है डिस्क्रिप्टिव ही करेंगे, हमारा आज का क्लास जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव ही होगा, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन देख लो क्योंकि बहुत सारे आ गए। हाँ चांसेस है कि डेट आगे बढ़ाया जाए आगरा का। हाँ आज हम CRSU, MDU, IGU, गुरुग्राम, बिहार, सभी यूनिवर्सिटी के लिए ही लेंगे। गुड इवनिंग शगुफी, चांसेस है डेट आगे बढ़ने का। गुड इवनिंग बबीता, साद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लर्निंग एंड टीचिंग का करेंगे, ठीक है। चलिए सेकेंड ईयर का आप लोग का थर्सडे से होता है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो तो लर्निंग एंड टीचिंग का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे, और लर्निंग एंड टीचिंग का IGU, MDU, CRSU, आप लोग का कुरुक्षेत्र, मतलब जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं सभी यूनिवर्सिटीज का इसमें क्वेश्चन रहेगा। लर्निंग एंड टीचिंग का सभी यूनिवर्सिटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली हरियाणा साइड का ही मैं बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर लर्निंग एंड टीचिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे आप लोग जो है CRSU से हैं, MDU से हैं, गुरुग्राम से हैं, या फिर आप लोग जो है कुरुक्षेत्र से हो, हरियाणा से हो, CBLU, CDLU, या फिर आप लोग जो है बिहार की यूनिवर्सिटी से हैं, जहां पर भी अभी एग्जामिनेशन होने वाले हैं, सभी जगह पे लर्निंग एंड टीचिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कर लेना है। अब आप लोग बोलते हो कि मैम क्वेश्चन तो आप बता देती हैं इसका आंसर कहाँ से मिलेगा। देखो ये सारा टॉपिक हमारे चैनल पर करवाया गया है, तो आप चैनल से जाके ले लो या फिर हमारे ऐप से आप नोट्स परचेस कर लो, क्योंकि उस नोट्स में आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। बस यही 2 रास्ते हैं, और नहीं तो खुद से बना लो, है ना। क्लास लाइक कर देना सभी।
आगरा यूनिवर्सिटी को लेकर के आज एक जो है वीडियो दिया जाएगा जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए गए हैं कि हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन सा है, जिससे कि आप अपना वो चैप्टर जो है प्रिपेयर कर सकते हो। तो अब मेरे ख्याल से कि अभी 4 बज रहा है ना, 4:30 या 5 बजे तक आपको वो टॉपिक मिल जाएगा, वो वीडियो मिल जाएगा, तो उसको जरा देख लेना। आगरा यूनिवर्सिटी के लिए हम लोग वीडियो ही देंगे। 26 में से CRSU का एग्जाम है, यस CRSU लेने वाला है, वो नहीं ये हटाएगा। तो हमारा क्वेश्चन सबसे पहले है, अधिगम से क्या समझते हो, इसके प्रकारों की व्याख्या करो। डिफाइन लर्निंग, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग एंड डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक। अब लर्निंग एंड टीचिंग नाम ही है, लर्निंग टॉपिक आपको करना ही है। अधिगम क्या है और इसकी विशेषता, ये जरूर से जरूर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा, डिस्क्राइब द पैडागोजी प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग फ्रॉम कंस्ट्रक्टिविस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सृजनवादी दृष्टिकोण से अधिगम के शिक्षण शास्त्रीय सिद्धांतों का वर्णन करें। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, सृजनवादी या संरचनावादी इसको बोला जाता है। ये वाला क्वेश्चन जो है आप लोगों का पूछा जाता है कि ये अप्रोच क्या है या किसे कहते हैं, या फिर अधिगम में इसका कैसे प्रयोग है। किसी भी तरीके से अगर ये नाम दिया हुआ है, मतलब ये कंस्ट्रक्टिविस्ट, तो भाई वही वाला आंसर लिख देना, ठीक। फिर आ जाते हैं, हाउ हेरिडिटरी फैक्टर इन्फ्लुएंस लर्निंग। आनुवांशिक कारक अधिगम को कैसे प्रभावित करते हैं। मैंने जैसे बताया ना कि अधिगम क्या है, लर्निंग क्या है, लर्निंग की विशेषता कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके साथ साथ में लर्निंग को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं वो कर लेना। और उसी में से एक फैक्टर आनुवांशिकी होता है, यानी हेरिडिटी होता है। तो ये बच्चे के लर्निंग को कैसे इफेक्ट कर सकता है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। हाउ इज फॉरगेटिंग, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट इट। फॉरगेटिंग का मतलब होता है भूलना। भूलना क्या है, ठीक है। यहां पर एक और मैं क्वेश्चन ऐड करूंगी, स्मृति। स्मृति क्या है, जिसको हम बोलते हैं व्हाट इज मेमोरी, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, इसको भी एक्सप्लेन करना। तो ये भूलना क्या होता है और इसको इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ये आपको देख लेना है, ठीक। नेक्स्ट में आ जाते हैं टीचिंग वाले से। टीचिंग वाले में आप लोग को जो है शिक्षण क्या है और टीचिंग का जो स्टेजेस होता है, तीनों स्टेजेस कर लेना है। टीचिंग के कितने स्टेज होते हैं, 3, जिसको स्टेजेस या फेजेस भी कहा जाता है। इसको स्टेजेस की जगह फेजेस भी कहते हैं। तो इनको कर लेना, तीनों को कर लेना। कभी कोई अलग अलग से जो है वो पूछ लेता है। अगर तीनों एक बार में पूछ ले तो और भी अच्छा है, लेकिन अगर पूछेगा तो आपका जो है लॉन्ग में ही पूछेगा। मेरे ख्याल से अयाज अहमद, अब आप लेट आए हो, मैंने स्टार्टिंग में ही क्लास किया तो मैंने बता दिया कि अभी जो है बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के एग्जामिनेशन चल रहे हैं। तो हम लोग MCQ वाला जो क्लास है वो उसको एज अ वीडियो बना करके देंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। और आप लोग का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वाला वीडियो जो है आज दिया जाएगा। अब इस क्लास के बाद ही आपको जो है अपलोड होगा, वो आप देख लेना। हर एक सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन सा है ये उसमें बताया गया है। दूसरी चीज ये है कि अगर आप डिटेल प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप ऐप से जो है या तो आप नोट्स ले लो या फिर आप बैच ले लो, जिससे कि आपका डिटेल प्रिपरेशन हो। एक्चुअली में अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का चल रहा है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जा रही है कि हम बाकी सारे यूनिवर्सिटीज को भी कवर करना है, ठीक है। चलो, तो शिक्षण को परिभाषित करें, उत्तर क्रियात्मक अवस्था का वर्णन करें उदाहरण सहित, और व्हाट इज प्री एक्टिव फेज, वही है, तीनों स्टेजेस को ही अलग अलग करके पूछता है। फिर उसके बाद एक है आपका शिक्षक के व्यावसायिक विकास की आवश्यकता क्या है, डिस्कस द नीड ऑफ प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ अ टीचर, एक ये है। लेकिन मैं इसमें एक और क्वेश्चन ऐड करूंगी, एक और क्वेश्चन लिखो, शिक्षण के स्तर
ये तो आप लोगों का स्टेजेस है, स्तर, जिसको हम बोलते हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग। ये वाला भी क्वेश्चन आता है जिसमें ही आपका मेमोरी है। लेवल्स ऑफ टीचिंग भी 3 होता है, जिसमें से एक आपका मेमोरी लेवल हो गया, दूसरा आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल हो जाता है, और तीसरा रिफ्लेक्टिव हो जाता है। इन तीनों को भी अच्छे से कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन ये तीनों को अलग अलग भी करके पूछता है, साथ में भी पूछता है। कल एग्जाम है, कौन से सब्जेक्ट का दीपक? हाँ, एलएनएमयू का भी यहीं से है। कुछ क्वेश्चन एलएनएमयू में और ऐड हो जाएगा, जैसे कि बिहार वाले जो बच्चे हैं उनको मैं बता दूं, थॉर्नडाइक की थ्योरी, पावलो की थ्योरी और स्किनर, ये 3 थ्योरी है, जिसमें से 2 एग्जाम में आएगा, आपको लिखना एक है। तो जो अगर बिहार वाले बच्चे हैं एलएनएमयू के या फिर कोई और यूनिवर्सिटी के हैं, तो ये थ्योरी भी कर लेना, आप लोग थ्योरी वाला पार्ट भी ऐड कर लेना, ठीक है। बीएड 101 का है, यानी कि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का है। चलो वो भी मैं दिखा देती हूँ उसमें। ये सब देख लिया, ये आप लोग का लर्निंग एंड टीचिंग का है, ये सारा क्वेश्चन देख लोगे। आ जाओ 101 में, ये मोरल वैल्यूज, पेरेंटिंग स्टाइल, फिजिकल डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास, भारतीय किशोर की आवश्यकता, एडोलेसेंस के जो है जरूरत क्या है उनके, नहीं वो सिर्फ फर्स्ट ईयर का बैच रहेगा, फर्स्ट ईयर का क्लास फर्स्ट ईयर में ही ना होगा। और ये आप लोग का है प्याजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, बाल विकास में परिवार और समुदाय की भूमिका, ये मैं आपको पेपर BD10 दिखा रही हूँ। सृजनात्मकता के तत्व, स्मृति का अर्थ और मानसिक स्वास्थ्य, ये आप लोगों का चाइल्डहुड का है। बैच का प्राइस एग्जैक्टली बता पाऊंगी, क्योंकि उसमें डिस्काउंट और बाकी सारी चीजों को लेकर के अलग हो जाता है। तो कुछ 1100 है, डिस्काउंट लेकर के आपको 900 कुछ होगा, ऐसे करके है। बीएड सेकेंड ईयर का कल से होगा, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे बीएड सेकेंड ईयर का क्लास होता है। CRSU का जो बी आया है आपका डेट शीट, वही चलेगा बाबू, उसको सेकेंड और थर्ड का मत करो, ये टाइम पे एग्जामिनेशन हो जाएगा तो आप ही लोग के लिए अच्छा है। देखो ऐसे तो आप लोग का जो स्कीम दिया गया है, तो IGU का एग्जामिनेशन जो है फर्स्ट वीक में ही होना था, 1 जून से दिया गया था, लेकिन अभी तक डेट शीट दिया नहीं है, तो मान के चलो सेकेंड वीक से हो सकता है, तो इसीलिए तैयारी अच्छे से रखिए। अभी थोड़ी देर में हो जाएगा, मैंने वीडियो बना दिया, डेली मैं यही करूंगी आप लोगों के लिए, आप लोग के लिए एक वीडियो बना दिया जाएगा, जिसमें कुछ क्वेश्चंस, टॉपिक वाला तो आज मिल जाएगा, और बाकी क्वेश्चंस और सारी चीजें जो है डिस्कस की जाएंगी, ठीक है। तो अभी आपको ये क्लास के बाद 5 बजे, 4:30 या 5 बजे के बीच में आपको मिल जाएगा क्लास। तो ये तो मैं बता रही हूँ ना दीपक, ये सब पढ़ो, फिर अब कुछ नहीं पढ़े और सोचोगे कि कल एग्जाम में हाथ जाकर हम देकर आए और पास हो जाएं, तो ये तो बेवकूफी है ना, फिर ये तो बेवकूफी है। या फिर आप बीएड को उतना सीरियसली नहीं ले रहे हो, और नहीं ले रहे हो तो फिर तो पास नहीं होना चाहिए ना आपको। जब आप जिस चीज को सीरियसली नहीं ले रहे हो, उसमें अगर आप पास हो जाओगे तो आपका मन तो और बढ़ जाएगा कि अरे बिना पढ़े तो मैं पास हो जाता हूँ, मार्क्स आ जाते हैं, तो पढ़ने की क्या ही जरूरत है। तो ये कोई आपका जो है तारीफ नहीं है कि आपने जो है कुछ नहीं पढ़ा है, कल एग्जाम है।
कंटेम्प्रेरी इंडिया एजुकेशन का एग्जाम है कल। अच्छा, कल कंटेम्प्रेरी का कौन सी यूनिवर्सिटी है सरिता? सभी जगह पे अलग अलग एग्जामिनेशन कैसे हो रहा है? सरिता यूनिवर्सिटी कौन सी है? मैंने अभी चाइल्डहुड का बताया ना, ये सब चाइल्डहुड का ही है ना। देखिए चाइल्डहुड का ये सारा क्वेश्चन देखिए, करके जाइए। कुक में, चलो लो कंटेम्प्रेरी भी देख लो। कंटेम्प्रेरी में देखो आरटी एक्ट 2009, ठीक, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, कोठारी आयोग, ये 2 हुआ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज, और विश्वविद्यालय आयोग जिसको हम राधा कृष्णन आयोग के नाम से जानते हैं, वुड का घोषणा पत्र, वर्धा शिक्षा योजना, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992। अच्छा यहाँ पर ना ये वाला भी कर लेना, 1986 वाला भी कर लेना, और मिड डे मील, सर्व शिक्षा अभियान, ठीक, और वैश्वीकरण यानी जिसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें से 3-4 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आ ही जाएगा। इकोनॉमिक्स का एग्जाम है कविता, आप ऐप पर आप इकोनॉमिक्स का पेडागोजी पेपर है वो ले लो, उसको करके चले जाना, हो जाएगा। कुछ ज्यादा नहीं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर ही वो नोट्स बनाए गए हैं। 15 और 16 क्वेश्चंस उसमें दिए गए हैं और उसका आंसर भी लिखा हुआ है, तो वो आप जाकर के ले लो, हो जाएगा। 99 या ऐसे ही कुछ में होगा। सेकेंड ईयर के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताया जाएगा और वो आपको मिल जाएगा वीडियो। फिलहाल के लिए फर्स्ट ईयर का दिया गया है। सीसीएस यूनिवर्सिटी के लिए, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के लिए भी यही क्वेश्चन है बाबू। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी सीसीएस वाला देख लो, इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, ज्यादा नहीं। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का ये वाला है, कंटेम्प्रेरी वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये देख लीजिए। वैसे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का जो है हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देंगे, सीसीएस में है। अच्छा आपका तो फिर कंटेम्प्रेरी होगा, कंटेम्प्रेरी में ये सब क्वेश्चन कर लेना सीसीएस के, ठीक है, सीसीएस में ये सारा क्वेश्चन आएगा कंटेम्प्रेरी वाले बच्चे, ठीक है, ये सब देख लेना। मेकालिस मिनट, अगर आपका सीसीएस यूनिवर्सिटी है तो एक और 2 बता देती हूं मैं। सीसीएस यूनिवर्सिटी अगर है तो मेकालिस मिनट जरूर कर लेना, ठीक है, वो बहुत पूछता है उसमें, और तो मुझे भी याद नहीं आ रहा है। और कल हम अपना जो क्लास करेंगे वो आप लोगों के इम्पोर्टेंट, जैसे कि जैसे जैसे आपके एग्जामिनेशन हो रहे हैं उसी को देखकर हम करवा रहे हैं। तो अभी उसके अलावा भी जो सब्जेक्ट आप लोग का रह रहा है उसको भी हम कवर करेंगे इसी तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को।